A sheet of gold leaf has a thickness of 0.125 micrometers. A gold atom has a radius of 174 picometers. ठीक है जी. Approximately how many layers of atoms are there in the sheet? अच्छा, so we have a gold leaf like this. gold leaf होगा तो वैसे तो बहुत पतला, वैसे अगर हम ऐसे ही देखें तो बहुत पतला होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जूम इन करके देखूं तो आई कैन एक्सपेक्ट द गोल्ड लीफ टू बी समथिंग लाइक दिस, कि उसमें जो है वो एटम्स जो है वो यूं लाइन से जो है वो लगे हुए, राइट. तो इफ आई रियली रियली जूम इन, क्योंकि सॉलिड है तो लाइन से इस तरह से एटम्स लगे होंगे. अच्छा, वो क्या बोलते हैं हमें, वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो है इतनी जो है दिस इज 0.125 माइक्रोमीटर्स, माइक्रोमीटर्स. एंड देयर टेलिंग यू कि जो गोल्ड एटम का रेडियस है वो 174 पिकोमीटर्स है, यानी ये जो लेंथ है इतनी, ये वाला जो रेडियस है दैट इज 174 पिकोमीटर्स. अच्छा, अब अगर मुझे निकालना है कि कितने गोल्ड एटम्स आ सकते हैं एक शीट में, तो निकाल लेते हैं भाई. 0.125 this is micrometers into 10 to the power minus 6 divided by the diameter of one atom. मुझे दे देगा कितने मेरे diameters आ सकते. So if I divide the total length by the diameter of one atom, I will get how many diameters I can fit into this. तो मैं diameter क्या है, हमारा radius हमें दिया हुआ है, I'm going to divide by the diameter, that is 174 into 10 to the power. और pico क्या होता है, pico होता है -12, right? So divide these two and give me this answer. और मुझे ये भी बताएं, I am getting a 359. Yep, I'm getting a 359. इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे to 400. ठीक है जी. So that's that. अच्छा जी. Next thing. The drag coefficient CD is a number with no units. Okay, perfect. It has a number. It is a number of no units. It is used to compare drag on different cars at different speeds. CD is given by the equation. CD equals to 2F upon V की power n rho A, where F is the drag force on the car, rho is the density of the car, A is the cross section area of the car, and V is the speed of the car. ठीक है, कोई मसला की बात नहीं है. What is the value of n? I believe ये किस चीज का सवाल है, ये फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स का होमोजेनिटी का सवाल है. सो वी गोइंग टू सी लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स और राइट हैंड साइड के यूनिट्स सेम आ रहे हैं, और फिर ये n निकाल लेंगे, n क्या आना चाहिए, राइट. सो लेट्स डू दैट. अच्छा, CD क्या है, CD इज समथिंग दैट हैज नो यूनिट्स. ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं इधर. आई एम गोइंग टू डू दिस लाइक दिस. अच्छा, CD इक्वल्स टू 2F Vn rho A, 2F upon V की पावर n rho A. अच्छा, now CD क्या बोला है, they've told us CD is no units, so this is no units. Let's forget about this. No units. अच्छा, 2F, F क्या बोली थी, F is the drag force on the car. Drag force, force के क्या ऐसा units थे? Does anyone remember? It was mass into acceleration, so kg meter per second square. Yes, kg for mass, meter per second square for acceleration. So kg meter per second square. ये 2 मैं forget कर रहा हूँ, 2 मेरा किसी काम का नहीं है, it is a constant, उसके वैसे भी कोई यूनिट्स नहीं होंगे. अच्छा, velocity के होते हैं मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि ये पावर n है तो इन पे पूरे पे पावर n आई हुई है. डेंसिटी, डेंसिटी के क्या होता है, डेंसिटी किसी को याद है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, फिर उससे डिराइव कर लो जल्दी से. इट्स kg per meter cube, right? So kg per meter cube. Density is mass upon volume. It is basically a kg per meter cube. अच्छा, और एरिया A है ना, ये एरिया A दिया हुआ है. What is area A? Area A is cross sectional area. एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, right? Length into length, length into breadth, whatever, मीटर स्क्वायर आ गया. Now let's start solving this. अच्छा, no units, इसको लिख लेते हैं. Now kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक काम करते हैं, सब कुछ ऊपर जाते हैं. ये मीटर की पावर n हुआ, सेकंड की पावर -n हुआ, इनको ऊपर ले जाते हैं. सो मीटर की पावर n जब ऊपर गया तो मीटर की पावर -n हो गया. सेकंड की पावर -n जब ऊपर गया तो सेकंड की पावर वो सिर्फ n हो गया. ये ऊपर जाएगा तो ये kg की पावर -1 हो जाएगा. ये जब ऊपर जाएगा तो ये मीटर की पावर 3 हो जाएगा. ये जब ऊपर जाएगा तो ये मीटर की पावर -2 हो जाएगा. लेट फोर्स 0 हो और इस क्वेश्चन से कोई अननोन फोर्स निकालनी हो तो बाकी फोर्स पे कन्वेंशन बनाना जरूरी है. इस इक्वेशन से एक सेकेंड मैं एक मिनट करता हूं क्वेरी क्लियर. अच्छा, kg और kg कैंसिल, ठीक है, और फिर हम आगे अपना सॉल्व कर लेते हैं. सारे मीटर्स को जोड़ लेते हैं. ये वाला मीटर इसकी पावर 1 थी, ये -n, ये 3, ये -2. सो मीटर 1 -n प्लस 3 -2. और सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास सेकंड -2 है, और एक हमारे पास ये +n वाला था, तो सेकंड -2 और ये +n कर दिया हमने. एंड देन ऑब्वियसली नो यूनिट्स. अब हमें इनको कंपेयर करना, तो ऑब्वियसली नो यूनिट्स कैसे होंगे, जब मीटर की पावर यहाँ पे 0 होगी और सेकंड की पावर भी इधर हमारे पास 0 होगी. लेट्स कंपेयर नाउ. 0 शैल इक्वल्स टू 1 - n
प्लस 3 माइनस 2, 0 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस n, n आ रहा है मेरे पास 2, इससे भी देख लेते हैं, 3 माइनस 2 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, और फिर ये अगेन n इक्वल टू 2 ही आ रहा है ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया, हमारे पास n इक्वल्स टू 2 ही आना चाहिए था। A student measures the current through a resistor and the potential difference across it. There is a 4% uncertainty in the current reading and a 1% uncertainty in potential difference reading. The student calculates the resistance of the resistor. What is the percentage uncertainty in the calculated resistance? Very good. Alma says 5%. Easy peasy. क्यों भाई? resistance क्या होती है? resistance होती है voltage divided by current. राइट, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमें क्या करना है, हम इनकी सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड कर देंगे। सो बेसिकली डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100 शैल बी 1 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल्स टू ए 5%, राइट। सो द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इज 5%। जब भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम इनको सिर्फ ऐड कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा प्रूव भी कर देते हैं कि क्यों होता है। अ स्टूडेंट अप्लाइज अ पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ दिस मच अक्रॉस हिज रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिस मच फॉर अ टाइम ऑफ दिस मच। The student calculates the energy dissipated using the equation below. What is the absolute uncertainty in the calculated energy value? Actually, तो ये आ गया हमारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला। अब इनको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सॉल्व करते हैं। We know that delta E over n E shall equals to, अच्छा now delta V upon V। अब क्योंकि उसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 है तो हम इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन डेल्टा T अपॉन T एंड प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है जी। नाउ डेल्टा ई अपॉन ई, ओके, डेल्टा ई हमें निकालना है, हमें ई दिया हुआ है, सो लेट्स पुट इन डेल्टा ई, इसको 80 डाल देते हैं, 2 टाइम्स डेल्टा वी क्या था, दैट वाज 0.1 एंड 4.0, सो 0.1 एंड देन अपॉन 4, देन डेल्टा टी था 1 अपॉन 50, 1 अपॉन 50, राइट। डेल्टा टी वाज 1, ये हमारा 50 था। रेजिस्टेंस क्या थी, रेजिस्टेंस थी 0.3 अपॉन 10, सो दिस शैल बी 8.3 अपॉन 10, राइट। एंड लेट्स कैलकुलेट दिस आउट, और फिर उधर 80 मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट आवर फाइनल आंसर, ठीक है जी। आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। लेट्स सी 0.1 4 plus 1 upon 50 and 0.3 upon 10 into 80. I'm getting 8. Yep, we are getting 8 joules. So the answer is D. Perfect. अब्दुल आदि आपको समझ में आ रहा है ना? जितना चुप चुप के बैठे हो, कैलकुलेटर बैठे हो, कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो, ये आ गया मजे का सवाल। प्रिंटेड कॉपी। सही है। The velocity of an object, easy peasy. The velocity of an object changes with time as shown. Velocity ऐसी है। Which graph best shows the variation with time of the displacement s of the object? A, B, C, D कौन सा सही है? ये मैंने क्लास में भी करवाया। वेरी गुड, वेरी गुड। एमन ने जवाब दे दिया है, दिस शैल बी ए। ए क्यों होगा? रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट क्या होगा? दैट शैल बी वेलोसिटी, राइट। सो दैट मीन्स जैसी मेरी वेलोसिटी इधर है वैसा वैसा मेरा ग्रेडियंट टाइम का डिस्प्लेसमेंट होना, राइट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इजी पॉइंट टू सी इज दिस जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट। भाई अगर यहाँ पे हमारे पास जीरो वेलोसिटी आ रही है, दैट मीन्स इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट दिस पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट? आई एम एक्सपेक्टिंग ए जीरो ग्रेडियंट। आई एम एक्सपेक्टिंग ए जीरो ग्रेडियंट। सो लेट्स सी कौन सा वाला ग्राफ हमें जीरो ग्रेडियंट दे रहा है। इज ए गिविंग अ जीरो ग्रेडियंट? यस इट इज, it is giving us a zero gradient. Is B giving us a zero gradient? No, कहीं भी नहीं दे रहा जीरो ग्रेडियंट। एक स्ट्रेट लाइन ये ऐसी है, दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी है, कहीं पे भी जीरो ग्रेडियंट नहीं है। Is C giving us a zero gradient? No, it is always decreasing, कभी भी जीरो नहीं होता है। Is D giving us a zero gradient? No, ये भी दो स्ट्रेट लाइंस है, कहीं पे भी हमारे पास जीरो ग्रेडियंट नहीं आ रहा है। सो बहुत आसानी से हमने पहले ही उसको देख के भी कंफर्म कि भाई ए होगा। बाकी और अगर हमें देखना है, दिस इज ए पॉजिटिव वेलोसिटी that is decreasing, right? अगर मैं ये ट्रेंड देखूं तो ये हमारी पॉजिटिव वेलोसिटीज हैं that are decreasing, right? So that means मेरा ग्रेडियंट भी ऐसे ही काम करेगा। एंड इधर क्या है, इधर जो है मेरे पास नेगेटिव वेलोसिटीज है, राइट, एक्सेस के बिलो। सो दिस इज नेगेटिव वेलोसिटीज दैट आर इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, राइट। ये आ रहा है 5 से 0, ये जा रहा है 0 से -5, राइट। सो हम देख लेते हैं हमारे इधर क्या हो चाहिए। वी शुड बी गेटिंग ग्रेडियंट्स दैट आर पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग इन देयर स्टीपनेस। ग्रेडियंट्स दैट आर पॉजिटिव डिक्रीजिंग इन देयर स्टीपनेस, gradients that are positive upward sloping lines and they are decreasing, yes they are decreasing, उनकी steepness कम हो रही है, eventually they become zero। फिर
हमारी नेगेटिव ग्रेडियंट्स आनी चाहिए जिनकी ग्रेडियंट्स इंक्रीज करनी चाहिए. सो नेगेटिव ग्रेडियंट, यस, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेडियंट्स, यस, लाइन और स्टीप होती जा रही है. सो ए इज द परफेक्ट ऑप्शन. ए पे सब हमारी जो है वो सब कुछ सही बैठ रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट अप, a projectile is launched at an angle to the horizontal at time t equals to 0. It travels over horizontal ground as shown. ठीक है जी. path of projectile, assume that air resistance is negligible. Which graph best shows the variation with t of the speed? ठीक है, स्पीड बोली हुई है तो गौर से कीजिएगा क्वेश्चन. which graph is the speed against time? आंसर दिया था उन्होंने, सही आंसर दिया था. दी आंसर शुड बी सी. ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये बात देखो, दे आर टॉकिंग अबाउट दी स्पीड, they're not talking about the vertical velocity or the horizontal velocity. दोनों के रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, राइट. दोनों का एक रिजल्टेंट निकाल के स्पीड एट एवरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट. अच्छा, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि वी ऑलवेज हैव अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हमेशा. वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हर जगह होती है. इफ यू हैव नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस तो दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एवरीवेयर. इट इज लाइक दिस हर जगह. चलिए, ये सारे आ गए हमारे वी एक्स. This is Vx, 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 this is Vx. अच्छा, डिक्रीज क्या करता है? ऊपर जाते हुए आपका वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करता है. इट डिक्रीजेस, कम होता है और कम होता है. इधर होता ही नहीं है, फिर इधर नीचे की तरफ हो जाता है और इधर और बढ़ता हुआ फिर ये नीचे होता रहता है, राइट. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन. योर वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड देन फिर डिक्रीजेस अपवर्ड्स एंड देन इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स. अच्छा, ये आ गई हमारी वी वाई, ये आ गई हमारी वी वाई, ये आ गई हमारी वी वाई, ये आ गई हमारी वी वाई और ये आ गई हमारी वी वाई. अच्छा, नाउ एट एनी पॉइंट अगर मुझे स्पीड निकालनी हो तो स्पीड कैसे निकलती थी? स्पीड निकलेगी थ्रू पाइथागोरस थ्योरम. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों को जब मैं स्क्वायर करूंगा और फिर मैं उनको अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास मेरी स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी, राइट. सबसे पहली बात हमें नजर आती है क्योंकि ये स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर रूट है, पूरी कहानी कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट्स नॉट जस्ट एक्स या वाई या कुछ ऐसा नहीं है, तो यू कांट गेट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है या सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, दोनों का स्क्वायर करके फिर अंडर रूट लेके फिर ये स्पीड का ग्राफ प्लॉट हो रहा है. सो दिस मींस दिस शुड बी अ कर्व लाइन. सबसे पहली बात तो ये. ठीक है, दूसरी बात ये कि चलो अगर ये भी समझ नहीं आता कर्व लाइन थी या नहीं, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारी स्पीड जो है इन दी कंप्लीट मोशन इज नेवर बिकमिंग जीरो, राइट. हम अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो. लग तो ऐसे ही रहा है, ऊपर वाले पॉइंट पे जाके हमारी स्पीड जीरो नहीं हुई हमारी, और वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी इधर है. तो एट दिस पॉइंट हमारी स्पीड क्या होगी? दिस शुड बी आवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट. सो योर स्पीड विल नेवर एवर बिकम जीरो इन प्रोजेक्टाइल मोशन. सो द आंसर इज सी. कर्व भी बनेगा, कर्व बनेगा एंड इट विल नेवर बिकम जीरो. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग इन दो पॉइंट्स की वजह से. एंड ए जो वैसे ही रॉन्ग है, कांस्टेंट स्पीड तो आपके पास होती नहीं है कभी भी. ठीक है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कांस्टेंट होता है. अच्छा, दिस वन, जैसे मैंने बोला था कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो ड्रैग फोर्स वाले क्वेश्चन, ये सवाल है, पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर, रॉक फॉलिंग इन एयर, व्हाटएवर फॉलिंग इन एयर, ये हर साल आते हैं. तो अगेन, अ स्काई डाइवर फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर एंड रीचेस कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी. द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द स्पीड v ऑफ द स्काई डाइवर. Which graph shows the variation with time t of the distance d fallen by the skydiver? Very good, very good. ये मैंने अपने ग्राफ काफी ज्यादा क्लियर किया है. अच्छा, सबसे पहले अगेन, या तो ये ग्राफ याद होगा फ्रॉम द लेक्चर, ठीक है जी, या तो वर्कआउट कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट वंस अगेन इज वेलोसिटी, राइट. सो व्हाट आर वी रियली सीइंग? वी आर सीइंग जो भी वेलोसिटी वाला ग्राफ है वो इधर ग्रेडियंट की शक्ल में हमें नजर आएगा, राइट. इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम वी आर गोइंग टू सी द ग्रेडियंट डूइंग व्हाटएवर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डूइंग. सबसे पहला तो जैसे मैंने बोला था कि सबसे अच्छा पॉइंटर होता है दिस वेलोसिटी जीरो वाला पॉइंट. If you have a velocity of zero over here, what I'm expecting? I am expecting a gradient of zero on the displacement time graph. तो अगर हम ये देख लें gradient zero हो रहा है कि नहीं हो रहा, if you look at this very closely, ठीक है, ये एक straight line बनी हुई है U, इसका gradient zero नहीं है, ठीक है. So this is the wrong option. B को देख लेते हैं, B also wrong option. अच्छा, C को देख लेते हैं, oh C looks correct, C में zero velocity हो रही है. फिर D को देख लेते हैं, D is also wrong. इधर से ही हमारे पास आ गया आंसर सी. बट थोड़ा सा और वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है. सबको ये ग्राफ याद रखने हैं, ये ड्रैग फोर्स वाले जो ग्राफ्स हैं. नाउ व्हाट डू वी सी? आवर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, आवर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. इधर तक देख लेते हैं पहले, इधर से इधर तक. हम अगर यहां से यहां तक देखें तो वी हैव अ पॉजिटिव वेलोसिटी दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है. हमारी पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. फिर इधर से इधर क्या होता है?
हमारी जो वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज कर रही है, द वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, राइट। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट्स राइट दिस। यहां से अगर मैं पूरा यहां तक देखूं तो द वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। हाँ, बीच के मोशन में उसमें जो इंक्रीज आया है वो कम आने लग गया था, राइट। पहले बहुत ज्यादा इंक्रीज करी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका इंक्रीज कम हो गया है। एंड देन इवेंचुअली व्हाट डू वी सी, हमें नजर आ रहा है कि हमारी वेलोसिटी इधर कांस्टेंट हो गई है। सो व्हाट डज दैट मीन, इधर मतलब ये हुआ कि इधर भी हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा, दैट इज इंक्रीजिंग। एंड इधर क्या होगा, इधर हमारे पास ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाएगा। लेट्स सी, सी जो है वो सब अप्लाई कर रहा है। व्हाट डिड यू से, वी नीड अ पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट इज इंक्रीजिंग। सो लेट्स सी, आर द ग्रेडियंट्स पॉजिटिव? यस दे आर पॉजिटिव। आर दे इंक्रीजिंग? यस दे आर इंक्रीजिंग। एंड एंड में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाए। सो आर वी सीइंग कि हमारा ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा? यस, वी गेट अ हॉरिजॉन्टल, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन जिसका ग्रेडियंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो वेरी फॉर श्योर जो है वो ऑप्शन सी ही होगा। अगर किसी को ये चीज याद नहीं आ रही है, दूसरे शुड गो एंड रिव्यू द लेक्चर जो हमारे फोर्सेज में पढ़ा है। फोर्सेज मैंने पढ़ा है ये स्टोन फॉलिंग इन एयर और पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर, उनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे, राइट। ये ग्राफ्स हर क्वेश्चन में हर पेपर में आते हैं, राइट। हर पेपर 1 के वेरिएंट में आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है, बार बार आते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर, ऑफ अ स्टोन फॉलिंग इन एयर, ये आता है, बार बार आता है, ठीक है जी। Actually, अब क्या है, a tennis ball of mass 55 grams is traveling horizontally with a speed of this much. The ball makes contact with the wall before rebounding in the horizontal direction with a speed of this much. The ball is in contact with the wall for a time of this much. What is the average force exerted on the wall by the ball? Okay जी, no problem. क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि एक दीवार है, फिर बोल रहे हैं एक टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल जो है वो पहले आती है 30 मीटर पर सेकंड से, इट्स कमिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। फिर क्या होता है, इट इज कांटेक्ट में होती है एंड देन रीबाउंड्स एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फिर इधर से जब ये रीबाउंड करती है तो ये लेके आती है सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर क्या है, फिर बोलते हैं कांटेक्ट में जितना टाइम था वो था ये, दिस वाज द कांटेक्ट टाइम। बोल रहे हैं फोर्स निकाल दो। What formula will I be using to calculate the force given all this information? Kind time of contact भी दे देता हूँ यहाँ पे 5.0 × 10⁻³ 5.0 into 10⁻³ वेरी गुड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सेज भाई आपको अगर फोर्स निकालनी है तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ले लो, राइट। क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि अगर हमारा मोमेंटम चेंज हुआ है उसका अगर हम रेट ऑफ चेंज ले लें और उसको टाइम से डिवाइड कर दे तो हमारे आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आता है, इट इज ऑलवेज थ्रू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जल्दी जल्दी में प्लीज 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 ये मिस्टेक्स करते हैं हम अक्सर बेशतर, ये मिस्टेक लीजिएगा। कन्वेंशन बना के आपने हमेशा सॉल्व करना है मोमेंटम वाला सवाल, वेक्टर्स वाले जो भी सवाल है कन्वेंशन बना के करें। मोमेंटम फाइनल, ये वाला फ्रेम फाइनल का है। मास क्या था इस बॉल का, इस बॉल का मास था 55 ग्राम्स। तो मोमेंटम फाइनल जो है वो 55 इंटू 10⁻³ 55 ग्राम्स के लिए। और फाइनल मोमेंटम ये स्पीड थी 20 विच इज ऑपोजिट टू कन्वेंशन, सो दिस विल बी -20। माइनस माइनस फॉर्मूला का पार्ट है। देन मोमेंटम इनिशियल क्या है, दैट इज 55 इंटू 10⁻³। अगेन मास लिखेंगे पहले और फिर हमारी वेलोसिटी, इट इज अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, तो 30 हमने इधर लिख दिया, राइट। हमेशा कन्वेंशन से बना के करेंगे, कन्वेंशन के बगैर करेंगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा। और ये हमारा टाइम आ गया नीचे डिवाइड में आने के लिए 5 × 10⁻³। सो व्हाट इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग, कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। एमन कह रही है 550 न्यूटन आ रहा आंसर, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक एमन्स वर्ड फॉर इट, कि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आई एम गोइंग टू चेक। एमन अच्छा कैलकुलेट कर लेती है, 550 न्यूटन, एमन इज करेक्ट, यस एमन इज परफेक्टली करेक्ट, माशाल्लाह। अच्छा 550 न्यूटन ये आ गया। नाउ an elastic collision, good, occurs between two bodies x and y. The mass of body x is m and the mass of body y is 4m. Body x travels at speed v before the collision and speed 3v/5 in the opposite direction after the collision. Body y is stationary before the collision. What is the kinetic energy of body y after the collision? Actually, kinetic energy हमने body y की निकालनी है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर मुझे kinetic energy of body y निकालनी है, I'll need half m v square. अच्छा, हाफ एम, एम तो पता है बॉडी वाई का वो 4m है, वो डाल देंगे उठा के। वेलोसिटी नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी क्या थी, व्हाट इज दिस v2, जब इसने कोलाइड करके ये निकल गई, ये क्या थी। यहाँ पे तो हमें पता ही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी इधर 0 है, वी डोंट नो दैट, राइट। नाउ वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट दिस v2 इज। गुड थिंग इज उन्हें क्या बताया, उन्होंने बताया पहले से इलास्टिक कोलिजन थी, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं यूज कर लूंगा इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन, एंड दैट वाज, क्या थी इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन, किसी को याद है? velocity of separation equals to velocity of approach, right। और अगर मैं u1 v1 u2 v2 में देना चाहूं तो वो क्या था,
it was u1 minus u2 equals to v2 minus v1. ठीक है जी, so we shall be using this. Yes, actually now this is u1. ये अगर ये हम कहते हैं ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, देन सिमिलरली दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2. तो ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी u1, ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी u2. ये हो गई हमारे पास v1, ये आ गई हमारे पास जो हम कह रहे हैं v2. अच्छा, नाउ कन्वेंशन बना के डालेंगे हमेशा. u1 क्या है? u1 इज v इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस इज गोइंग टू गो एज प्लस v. u2 क्या था? वो 0 था, तो उसको छोड़ देते हैं, माइनस u, सॉरी माइनस 0. v2 क्या था? वी वांट टू फाइंड आउट दिस v2, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं. v1 क्या है? v1 जो है वो 3v/5 है, ऑपोजिट टू आवर कन्वेंशन. माइनस साइन फॉर्मूला का पार्ट था, अब ये ऑपोजिट टू कन्वेंशन डालनी है, तो ये माइनस 3v/5 डालेंगे. ठीक है जी, लेट्स वर्क आउट व्हाट दिस v2 इज कमिंग आउट टू बी. तो v2 आ रहा है v, ये प्लस हो गया तो जाके दोबारा से माइनस होगा, तो माइनस 3v/5. व्हाट आर वी गेटिंग? I believe it should be working out to be a 2v/5. Yes. Actually, and now let's work out the kinetic energy. That becomes half. Mass जो था y का वो 4m था, and then 2v/5 whole square. ठीक है जी, कोई इधर क्लास से मिस्टेक भी करता है, वो काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला हाफ mv लिखे और सॉल्व कर देता है. आई डोंट नो कौन था, बट मेक श्योर कि स्क्वायर ना भूले हम. ठीक है जी, मुझसे भी अक्सर बेशतर मिस्टेक्स होती हैं, A2 में बहुत होती है मुझसे, तो ये स्क्वायर नहीं भूलेगा. स्क्वायर इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. So 2 into 4v square upon 25, ये क्या बन गया? ये बन गया 8/25v square. This is the kinetic energy of y. ठीक है जी, आंसर कौन सा सिलेक्ट करूं? ये तो कोई आंसर ही नहीं है ऊपर. 8/25 तो कोई आंसर ही नहीं है. सॉरी, 8/25 mv square है, माय बैड. mv square. So we shall be selecting yes 16/50. 16/50 डिस्गाइज करके लिखा हुआ है, ये 8/25 बन जाएगा अगर मैं 2 से दोनों ऊपर नीचे को डिवाइड कर दूं, तो द आंसर इज गोइंग टू बी सी. अ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज दिस मच. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. डेंसिटी दी हुई है पानी की, डेंसिटी दी हुई है ग्लाइसरीन की. वाटर इज एडेड टू मेजर्स water is added to a measuring cylinder containing 40 centimeter cube of glycerine so that the density of the mixture is 1.1 gram per centimeter cube. Assume that the mixing process does not change the total volume of the liquid. What is the volume of water added? अच्छा भाई, हमें क्या बोलते हैं? हमें ये बोलते हैं भाई पानी की डेंसिटी मैंने आपको बता दी है, वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी, और मैंने आपको डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन भी बता दी है, वो मैंने आपको क्या बता दी? मैंने आपको बता दी वो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर. ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने दोनों को मिक्स किया है. ऐसे मिक्स कैसे किया है? मिक्स ऐसे किया है कि मेरे पास जो मेरा फाइनल डेंसिटी आ रही है दोनों की, वो आती है मिला के दोनों की 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने उन दोनों को मिलाया और उनकी फाइनल डेंसिटी ये आ रही. अच्छा, गिवन क्या चीज? गिवन ये चीज कि मैंने पहले से ग्लिसरीन का, मैंने पहले से इधर वॉल्यूम जो लिया हुआ था ग्लिसरीन का, वो लिया हुआ था मैंने 40 सेंटीमीटर क्यूब. ये मैंने वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन यहाँ पे पहले से लिया हुआ. अच्छा, नाउ वी नीड टू वर्क आउट कि ये कितना पानी हमने डाला है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट कि क्या हुआ है क्या नहीं. अच्छा, नाउ इफ दिस इज द फाइनल डेंसिटी, ये कहां से आएगी? द फाइनल डेंसिटी इज गोइंग टू कम थ्रू द टोटल मास एडेड अपॉन द टोटल वॉल्यूम. राइट, सो द टोटल मास अपॉन द टोटल वॉल्यूम. टोटल मास, अच्छा टोटल मास कैसे होगा? वो होगा मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस द वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन पता है, मास ऑफ ग्लिसरीन निकाल सकते हैं. हाँ, अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है ग्लिसरीन का, मुझे डेंसिटी पता है, मैं मास निकाल सकता हूं. ऐसा करते हैं, हम मास निकाल लेते हैं इधर से जल्दी से. सो द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन विल इक्वल्स टू द मास ऑफ ग्लिसरीन अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन. सो therefore the mass of glycerine equals to density of glycerine, that is 1.3 into volume of glycerine, that is 40. What is this answer coming out to be? mass of glycerine क्या आ रहा है? कोई तो छोटा छोटा कर रहा है. ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 52. 52. Yes. Okay, thank you. So the mass of glycerine is 52 grams. Okay, actually और क्या बोल रहे हैं हमें? We need to somehow get the, एक सेकेंड, और कुछ लिखा हुआ. What is ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है. अच्छा, लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग. अच्छा, हमारी जो फाइनल डेंसिटी है, द फाइनल डेंसिटी इज, अच्छा मास ऑफ वाटर नहीं पता मुझे, लेट्स जस्ट राइट दिस डाउन. मास ऑफ ग्लिसरीन मुझे पता गया है. मास ऑफ ग्लिसरीन क्या था? दैट वाज 52.
मास को ग्राम में कन्वर्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें मैं इसलिए किलोग्राम और मीटर क्यूब में नहीं कह रहा, क्यों? बिकॉज मुझे सब कुछ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, राइट? तो अगर मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना चाहूँ मैं उसे भी कर सकता हूँ। प्रॉब्लम है मुझे सबके कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे अभी सब कुछ ही ग्राम पर सेंटीमीटर दिया, तो मैं अब आंसर जो है ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, राइट? आई एम नॉट सेइंग दिस इज केजी, दिस इज 52 ग्राम्स, क्योंकि मैंने सब कुछ ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में किया, ठीक है? actually now density final is mass of water, mass of glycerine क्या था? mass of glycerine था 52 divided by the volume of water, volume of water हमें नहीं पता, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें नहीं बताया। अच्छा ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन जो है वो हमें 40 दिया हुआ है इधर, ठीक है जी। अच्छा, एक और काम और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर जो थी वो 1.1 दी हुई थी हमें। I just put this in. This was 1.1 actually. Now, ऊपर ले जाते इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. This becomes 1.1 VW plus 1.1 into 40. 1.1 into 40, that becomes 44. That will equals to the mass of water plus 52. ठीक है जी, एक काम और कर लेते हैं हम, इसमें से मास ऑफ वाटर को सब्जेक्ट बना लेते हैं. मास ऑफ वाटर विल इक्वल्स टू 1.1 VW और प्लस 44 माइनस 52. 44 माइनस 52, दैट बिकम्स -8. ठीक है, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ W इक्वल्स टू 1.1 VW और 44 माइनस 52, ये -8 आ गया. अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, लेट्स पुट दिस थिंग ओवर देयर. लेट्स पुट दिस थिंग ओवर हियर इन द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दैट विल इक्वल्स टू द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट? ऑब्वियसली. अच्छा जी, ना ये आ गया हमारे पास 1. मास ऑफ वाटर हमने क्या निकाला? हमने अभी निकाला मास ऑफ वाटर 1.1 VW माइनस 8. 1.1 VW माइनस 8. अच्छा जी, अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर ले जाते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू, बहुत ज्यादा मैंने इधर कचरा वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 ने मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर बन गया. ये बन गया 1.1 वॉल्यूम ऑफ वाटर -8. आई शुड हैव डन दिस सेपरेटली, लेकिन मैंने इधर ही कचरा करना तो मैंने इधर ही कर दिया. और फिर फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर भेजते हैं. दिस बिकम्स 8 इक्वल्स टू 1.1 माइनस 1. दिस बिकम्स 0.1 VW and then VW equals to 8 divided by 0.1, that is 80 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये आंसर आ गया. ठीक है, so lengthy questions. ठीक है, ये questions आए हुए, I've done lot of these questions with you guys in the density वाला chapter. इसको कैसे करते हैं? इनको ऐसे करते हैं कि इस बात में समझ के कि दो सब्सटेंसेस होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 हो सकते हैं, 4-5 भी हो. ज्यादातर 2, जो अच्छा वाला सवाल बनता है वो 2 पे बनता है. किस तरह करते हैं? वो ये करते हैं कि दे वांट यू टू रियलाइज कि जब भी आप मिक्सिंग कर रहे हो किसी भी फ्लूइड की, तो आप उसमें टोटल मास डिवाइड बाय टोटल, मतलब दोनों जो चीजें हैं उनका मास ऐड होगा और उन दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा, राइट? एंड द नेक्स्ट, ऑल ऑफ द नेक्स्ट थिंग्स आर जस्ट दिस, कि आपको ये आना चाहिए कि आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे. हो सकता है इसमें साइमल्टेनियस जरूरत नहीं पड़ती, हो सकता है उधर कोई और इन्फॉर्मेशन और देते कि मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता, बस डायरेक्टली वो चीज आ रही थी मैं निकाल देता, राइट? बट इसमें थोड़ा सा और लेंथी वर्किंग करनी पड़ी इधर मुझे, जो है वो सब्स्टिट्यूशन करके और सारी चीजें करके करनी पड़ी. ठीक है, बट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ये सवाल, जब भी मिक्सिंग होती है तो डेंसिटीज एड अप नहीं होती, राइट? ये गलती नहीं कीजिएगा 1.0 प्लस 1.3, अच्छा ये बन गया 2.3. 2.3 फाइनल मिक्सचर की डेंसिटी, क्लिक करिए आधा आंसर. नहीं, डेंसिटीज एड अप नहीं होंगी. हाँ, मासेस और वॉल्यूम्स एड अप होंगे, और जो वो मासेस डिवाइड बाय वॉल्यूम्स होंगे वो फिर डेंसिटी देंगे. ठीक है, सो रिमेंबर दिस, व्हेनेवर एवर एवर यू आर मिक्सिंग टू फ्लूइड्स, द डेंसिटीज विल नेवर बी एडेड. उनके टोटल मास ऐड होंगे और उनकी टोटल वॉल्यूम्स ऐड होंगी. एंड देन आगे फिर आपकी बेसिक मैथ्स है, अलजेब्रिक मैथ्स है, वो आपको करनी पड़ेगी. An astronaut throws a stone horizontally near to the surface of the moon where there is no atmosphere. Which rule describes the horizontal and vertical forces acting on the stone after release? If we are releasing something on moon horizontally, let's say हमने इसको horizontally छोड़ा, तो it will follow projectile motion and आके वो लग जाएगा, right? It will follow projectile motion. Now there is no atmosphere. Since there is no atmosphere, the horizontal acceleration will be 0. There is only the weight acting downwards. वो weight act कर रहा है downwards and nothing else. So yes, the vertical force is constant. The horizontal force is 0. Abdullah is correct. C होना चाहिए आंसर. सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? A cylindrical block of wood. ये वापस बता दें. अच्छा नहीं बता दें, कोई मसले की बात नहीं है. Alma, if I have, ये मून का सरफेस है, ठीक है जी. अब मैं इस पे कोई चीज हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ, राइट? वो हॉरिजॉन्टली फेंकते तो क्या होता था? इफ आई गिव दिस अ वेलोसिटी vx, तो क्या होगा? इट विल फॉलो
projectile motion, right? It follows projectile motion, right? Now, since there is no atmosphere, there will be no air resistance या no drag force, right? So horizontal कभी भी नहीं होती एक projectile motion में. Whenever you have no negligible air resistance, तो क्या होता है? The horizontal component remains constant, right? It remains constant. Vx constant रह रहा है, right? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहे हैं horizontal force. तो अगर ये constant है, इसका मतलब acceleration in the horizontal direction is zero. That means that force in the horizontal direction is also zero, right? Projectile motion नहीं होता ना. There is no force acting horizontally. और कौन सी फोर्स एक्ट करती है हमेशा? वो सिर्फ एक ही फोर्स है. वो कौन सी है? वो वेट एक्ट करता है. द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स. दिस इज वेट. इधर भी हमारे पास वेट. ठीक है. दैट्स दैट. Actually, a cylindrical block of wood has a cross-section area A and weight W. It is totally immersed in water with its axis vertical. The block experiences pressures T and pressure B at its bottom and top. Which expression is equal to the upthrust on the block? Upthrust की वैल्यू किस तरह से दूंगा इन चारों फॉर्मूला में से? किसको याद है डेरिवेशन अपथ्रस्ट की? वेरी गुड अल्मा. सो अल्मा सेज भाई अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था? अपथ्रस्ट वाज, अगर ये देखो सिलेंडर पड़ा था, ये सपोज करते हैं पानी था, ये हमारे पास सिलेंडर रखा हुआ है इधर. oops, we have a cylinder over here. ये पानी में डूबा हुआ है. ठीक है जी. अच्छा, नाउ अपथ्रस्ट जो होती है दैट्स बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस. जो ऊपर की तरफ प्रेशर डिफरेंस है, नीचे की तरफ प्रेशर डिफरेंस है, इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनती है, राइट? बेसिकली कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आके कोलाइड कर रहे होते हैं रैंडम मोशन की वजह से अपने, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही होती है, फोर्स एट द टॉप. आई एम गोइंग टू से दैट इज द फोर्स एट द टॉप. सिमिलरली कुछ पार्टिकल जो है वो नीचे से आगे लग रहे होते हैं सिलेंडर के, तो इधर से आगे लग रहे हैं, ये कहलाती है फोर्स एट द बॉटम. अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट इन दोनों फोर्स का डिफरेंस है, राइट? जब भी डिफरेंस लोगे, क्योंकि ये नीचे वाले पार्टिकल ज्यादा बड़ी डेप्थ पे हैं, तो ये ज्यादा जोरों से आके कोलाइड करते हैं. सो द अपथ्रस्ट की डेरिवेशन केम फ्रॉम एफ बी माइनस एफ टी, राइट? इट्स द बॉटम फोर्स माइनस द टॉप फोर्स. नाउ एफ बी कैसे खोल सकते हैं? यू नो व्हाट डू यू नो एक सेकेंड. You know that pressure equals to force upon area, so pressure into area will equals to force. So basically upthrust equals to FB. कैसे खोल सकता है? I can write it that as PB into area minus force at top, that should be pressure at the top into area. ये आ गया. अब ऐसा करते हैं, एरिया को कांस्टेंट निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि एरिया दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो एरिया बाहर आ गया. दिस बिकम्स प्रेशर B माइनस प्रेशर T. दिस इज द फॉर्मूला, राइट? और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? आप लेते थे रॉ जी वाई माइनस रॉ जी एक्स, और फिर वो डेल्टा एच बन जाता था, ब्ला ब्ला ब्ला. वो जो पूरी डेरिवेशन थी, दैट वाज दैट. लेकिन उसका प्रीलिमिनरी स्टेप ये था. जब भी बोलता हूँ वो डेरिवेशन आनी चाहिए, क्योंकि वो आ जाती है. वो आपको जरूरी नहीं है हर दफा एच बताएं, एरिया बताएं, वो आपको सीधा सीधा प्रेशर एट द टॉप एंड बॉटम बता दे, और फिर उसका थ्रस्ट निकाल दो. तो यू शुड बी एबल टू डू दैट. ठीक है. अच्छा, दिस क्वेश्चन ये मजे का है. अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड is held by two fixed rods at points P and Q. A person stands at end R of the diving board as shown. ठीक है जी, ये person खड़ा हुआ है यहाँ पे. The forces exerted by the rods on the board are vertical. ठीक है जी, यानी जो rods जो बोर्ड पे लगा रही हैं वो vertical लगाती हैं. Consequently नजर आ रहा है कि ये नीचे तरफ लगाएगी, right? Because normal contact force ऐसी होगी और इसकी normal contact force ऐसी होगी. ठीक है जी, ये भी मैंने आपको बता दिया. वो कह रहे हैं vertical, तो सिर्फ vertical बनाई है. ठीक है जी, कोई horizontal force नहीं है, उन्होंने बता दिया कोई horizontal force नहीं है. The board remains in equilibrium as the person slowly moves from point Q to the end R. Sorry, गलत बोल दिया मैंने. The board remains in equilibrium as the person moves towards point Q. तो जैसे जैसे Q की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे आप Q की तरफ आ रहा है, तो बोर्ड इक्विलिब्रियम में रहता है, राइट? तो ये चलता आ रहा है, बोर्ड इक्विलिब्रियम में रह रहा है, ये Q की तरफ आ रहा है. Which row describes the changes to the forces exerted by the rods on the board? तो force at P and force at Q इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज करेंगी, दोनों इंक्रीज करेंगी, दोनों डिक्रीज करेंगी. क्या होगा, क्या नहीं होगा? इफ दिस पर्सन इज नाउ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट क्यू. फोर्सेस कैसे मार्क करी? उन्होंने बोला कि द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द रॉड्स ऑन द बोर्ड आर वर्टिकल, राइट? सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो बेसिकली वर्टिकल दोनों फोर्स होंगी. अब देखो, यू सी ऑब्वियसली, देखो दो चीज जब दो रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में है, व्हेन दो रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में, तो अगर ये सपोज करो ब्लॉक के साथ रखा होता तो इधर कांटेक्ट में होता है, राइट? अभी कांटेक्ट में है तो रॉड ऊपर से कांटेक्ट में इसके साथ, तो रॉड ऊपर से लगाएगी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. क्यों नीचे से कांटेक्ट में, तो ये वाली रॉड जो है वो नीचे लगाएगी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. ये दोनों नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, राइट? पी ऊपर नहीं होना चाहिए था, नहीं ना? देखो ना, ये इस तरह से है, दिस इज रॉड पी और ये बोर्ड ऐसे है, राइट? पी ऊपर कैसे होगा?
हम ये निकालना चाह रहे हैं पी रॉड पे कौन सी फोर्स लगा रहा है, वी आर वांटिंग टू वी आर मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रॉड, राइट। तो रॉड, सॉरी, ऑफ द बोर्ड, तो रॉड जो है वो बोर्ड पे यूं नीचे तरफ लगा रही है। चलिए एमन ने जवाब दिया, और सिर्फ एमन ने जवाब दिया, और वेरी गुड, एमन ने जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। अच्छा जी, सो व्हाट यू नीड टू रियलाइज, इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कहता है भाई आपकी नेट फोर्स भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपकी जो नेट एक्सेलरेशन है, ओ नेट एक्सेलरेशन, नेट मोमेंट है आपका, वो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ये देखना है। अच्छा, नाउ वेट ऑफ दिस मैन, ये है यहाँ पे, राइट, ये इसका वेट है। देन यू ऑब्वियसली आल्सो हैव, लेट्स से दिस थिंग, ये डाइविंग बोर्ड का वेट होगा, राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म का तो बीच में से बना रहा हूँ, तो इसका भी वेट होगा, इसका भी वेट है, और ये दो फोर्सेस हैं, ये डाइविंग बोर्ड पे ये सारी फोर्सेस है। अच्छा, नाउ एज दिस पर्सन इज वॉकिंग, इधर आ रहा है, इधर लेफ्ट की तरफ आ रहा है, राइट, सो वी नीड टू वर्क आउट कि होगा क्या। अच्छा, नाउ first thing, if I for example put the pivot over here, मैं इधर pivot रख देता हूँ, इस पॉइंट पे pivot रख देता हूँ, right, I am going to put the pivot over here। पहले मैं net moment से देख लेता हूँ, क्योंकि moments में ये distance वाली perspective आ सकती है और किसी चीज में नहीं आ सकती। अच्छा, what do we see, we see यार, ये जो है, ये इसका weight clockwise moment है, इसका weight भी clockwise moment है। I am going to write this, ये clockwise है, एक सेकेंड, ये clockwise है, ये भी clockwise है, ठीक है जी। और ठीक है, तो क्लॉक क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये देखोगे, इफ यू सी बोथ ऑफ देम, दीज आर फॉर्मिंग अ कपल, दीज आर कपल, ये दोनों कपल हैं, तो ये एक म्यूचुअल टॉर्क बना रही होंगी, और टॉर्क कैसी है, वो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों की जो टॉर्क है, इन दोनों की टॉर्क जो है वो क्या आती है, वो आती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अच्छा, नाउ अब ये बंदा जो है वो चलता हुआ इधर आ रहा है, राइट, ही इज कमिंग ओवर हियर। व्हाट डू वी सी, जब जैसे ये चलता आएगा तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट कम हो रहा है, राइट। अगर है इसका डिस्टेंस लो फ्रॉम द पिवट, इसका मोमेंट निकालना चाहूं, तो मोमेंट कैसे निकलेगा, वेट इनटू द डिस्टेंस। नाउ हिज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, हिज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, सो दैट मींस इसका क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, राइट। हिज क्लॉकवाइज मोमेंट इज डिक्रीजिंग, इसका क्लॉकवाइज मोमेंट डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, नाउ इफ हिज क्लॉकवाइज मोमेंट इज डिक्रीजिंग, तो फिर क्या करना चाहिए, हमारी जो टॉर्क है, जो एंटी क्लॉकवाइज, देखो इक्विलिब्रियम रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर क्लॉकवाइज मोमेंट डिक्रीज कर रहा है तो हम कॉन्सेक्यूटिवली एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्सिक्वेंटली एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी डिक्रीज करने पड़ेंगे, वहीं तभी इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट्स डिक्रीज कर गए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वहीं पे रह गए, तो इक्विलिब्रियम नहीं रह सकता। when you're decreasing the clockwise, you also need to decrease the anti clockwise, so weight को डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम इधर भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे, राइट। अच्छा, अब ये हमने निकाल लिया, अच्छा ठीक है, जो हमारी टॉर्क है वो भी डिक्रीज होगी। अच्छा, टॉर्क कैसे डिक्रीज होगी, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में ये तो फिक्स्ड है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज फिक्स्ड, सो व्हाट इज गोइंग टू डिक्रीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस गोइंग टू डिक्रीज, इन दोनों का हमारा मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, ताकि आपकी जो रिजल्टेंट टॉर्क है दोनों की मिला के वो फिर हमारे पास डिक्रीज आए। सो यस, यू गाइज आर करेक्ट, आपके पास बोथ ऑफ दी फोर्सेस विल डिक्रीज। ये समझ में नहीं आया, कहां समझ नहीं आया, शुरू से। अच्छा, ये दो फोर्सेस तो आ गई यहाँ पे, ये आ गई जो डाइविंग बोर्ड पे लग रही है ऐसे, और ये आ गई ये वाली जो डाइविंग बोर्ड पे लग रही है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, ना बोल क्या रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि ये आदमी जो है आ रहा है क्यू की तरफ, ही इज कमिंग टूवर्ड्स क्यू, ठीक है जी, क्यू की तरफ आ रहा है, सही है। अच्छा, ना अब देखो, इक्विलिब्रियम में अगर रखना है तो दो चीजें होंगी, एक तो होगी नेट फोर्स कम होगी, और दूसरी क्या होगी, नेट मोमेंट कम होगी, ठीक है जी। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं अल्मा के लिए, हम कह रहे हैं यार चलो पिवट अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है जी, इफ आई एम पुटिंग द पिवट ओवर हियर, तो लेट से हम पी की जो फोर्स है वो निग्लेक्ट कर देंगे, हम मोमेंट्स की तरह सॉल्व कर लेते हैं, टॉप टॉप छोड़ देते हैं, अब मोमेंट्स लगा देते हैं, पी को छोड़ देते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू निग्लेक्ट पी, क्योंकि वो पिवट में से पास थ्रू करी, और बाकी मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी, लेट्स डू दैट। अच्छा, नाउ व्हाट डू वी सी, वी सी ये वाला मोमेंट इसका क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट, क्लॉक के उस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दिस इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। बंदे का वेट, डाइविंग बोर्ड का वेट, वो भी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, क्यू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सो क्यू का जो मोमेंट है दैट इज कमिंग आउट टू बी एंटी क्लॉकवाइज, सही है। पी मैं छोड़ रहा हूं, पी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पी पिवट में से गुजर रहा है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट पी। अच्छा, ना अब दूसरी बात क्या समझ रही है, ये बंदा जब क्यू की तरफ चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, व्हेन ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स क्यू, ये आ रहा है आर से उठता हुआ क्यू की तरफ आ रहा है, राइट।
सो इफ ही इज कमिंग टूवर्ड्स क्यू तो क्यों होगा, क्या होगा ये कि इसका जो मोमेंट आर्म है वो डिक्रीज करेगा, राइट जो ये डिस्टेंस डी था इसका पिवट से, वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, राइट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ डब्ल्यू, कैसे दूंगा, अगर मुझे डब्ल्यू का मोमेंट निकालना है, बंदे के वेट का मोमेंट निकालना है, तो कैसे होगा, वेट इनटू डिस्टेंस डी, राइट इफ द डिस्टेंस डी इज डिक्रीजिंग तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट भी डिक्रीज कर रहा है इस बंदे का, मेरा कैमरा भी मोमेंट में घूम गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, जो बंदा अगर चलता हुआ आ रहा है अगर इधर, तो इसका मोमेंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, हिज क्लॉकवाइज मोमेंट विल डिक्रीज, अच्छा हिज क्लॉकवाइज मोमेंट इज डिक्रीजिंग, नाउ हम अभी क्या करना है, हमें अभी भी किस में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है लाजमी, इफ हिज क्लॉकवाइज मोमेंट इज डिक्रीजिंग देन लाजमी लाजमी इधर जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो भी डिक्रीज, भाई देखो अगर ये वैल्यू थी इसकी आ रही थी पहले 2 और ये आ रही थी ऑल्सो 2, अब ये 1 हो गया तो उसको भी कॉम्पनसेट करके 1 बनना पड़ेगा ना, ताकि इक्विलिब्रियम में, ये तो नहीं ना कि 2 पे रह गया, अगर 2 पे रह गया तो बोर्ड घूम जाएगा, बोर्ड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, राइट इट विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सो अगर आपको इक्विलिब्रियम रखना है तो जैसे जैसे कम हो रहा है इसको भी वैसे वैसे कम होना पड़ेगा, राइट यहां तक क्लियर, सो हमने अंदाजा लगा लिया हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली ना अगर हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स डिक्रीज कर रहे हैं, वो कैसे डिक्रीज करेंगे, भाई ये तो डिस्टेंस फिक्स्ड है ना, जो रॉड जहां लगी हुई है वो तो डिस्टेंस फिक्स्ड है, दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है, आई कांट चेंज द डिस्टेंस, सो अगर मुझे मोमेंट ऑफ क्यू डिक्रीज करना है तो वो कैसे होगा, जो भी ये फोर्स है एफ वो होगी इनटू डिस्टेंस डी, ये वाला डिस्टेंस डी, तो आई कैन ओनली डू दैट, अगर मुझे डिक्रीज करना है तो आई कैन ओनली डू दैट जब मैं ये फोर्स डिक्रीज करूंगा, डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस को तो चेंज नहीं कर सकता, अगर मुझे मोमेंट ऑफ क्यू डिक्रीज करना है तो आई विल हैव टू डिक्रीज द फोर्स, तो अंदाजा क्या लग गया, एक तो अंदाजा हमारा लग गया या तो फोर्स एट क्यू ये वाला डिक्रीजेस है, ये वाला डिक्रीजेस है, इंक्रीजेस नहीं हो सकते, इट कैन नॉट बी इंक्रीजेस, क्यू पे हमेशा फोर्स डिक्रीज करेगी, ठीक है नी, यहां तक बात क्लियर, अब आ जाओ नेट फोर्स पे, ठीक है नी, नेट फोर्स क्या कहती है, नेट फोर्स ही कहती है जो भी अपवर्ड फोर्सेस होंगी, सॉरी नेट फोर्स कहती है भाई मुझे जीरो होना है फॉर इक्विलिब्रियम, मैं कह रही हूं कि अपवर्ड फोर्सेस आपकी जितनी भी है वो आपकी सारी डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होनी चाहिए, ठीक है नी, इतनी बात तो हमें समझ आती है, चलिए देख लेते हैं, अच्छा ना डाउनवर्ड फोर्स एक डब्ल्यू है, दूसरी डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू है, तीसरी डाउनवर्ड फोर्स ये पी है, एक ही अपवर्ड फोर्स है और वो है ये क्यू, ठीक है, देयर आर 3 डाउनवर्ड फोर्सेस 1 अपवर्ड फोर्स क्यू, ठीक है नी, अच्छा ना ये वाला डब्ल्यू कांस्टेंट, ये वाला डब्ल्यू भी कांस्टेंट, मोमेंट डिक्रीज किया था इसका, इसकी फोर्स डिक्रीज नहीं करी, कांस्टेंट कांस्टेंट, दीस टू आर कांस्टेंट्स, ये तो कांस्टेंट्स है, राइट, हमने क्या अंदाजा लगाया, हमने लगाया था अंदाजा कि क्यू क्या कर रहा है, क्यू इज डिक्रीजिंग, है ना, क्यू डिक्रीज कर रहा है, हमने भी अंदाजा लगाया क्यू इज गोइंग टू डिक्रीज, अब अगर मुझे नेट फोर्स भी जीरो रखनी है तो मुझे लाजिमन पी को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं करने वाले, तो अगर मुझे अभी भी इक्वल करना है, अगर ये 3 से 2 हो गया, अगर मुझे ये वाली साइड भी 2 करनी है तो मुझे इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज क्या होगी, सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है, वो है पी, सो देयरफॉर द फोर्स एट पी विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है, वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, होप समझ में आ गया हो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, okay good, two forces each of magnitude f act in opposite directions on a rod, each force acts on the distance at a distance of d from the pivot, what is the torque, torque कौन सी है इसमें से, a b c d में से, c बिल्कुल सही बोला है, it is going to be option c, perfect, so torque जो है वो क्या होती है, it is given by force into the distance between the two forces, right, कोई भी एक फोर्स उठानी है आपने, आपने फोर्स उठाई f और उनके बीच का डिस्टेंस लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1d 2d, यानी ये 2d है, तो बेसिकली ये 2fd बन गया, ठीक है, लिखा उन्होंने अलग अंदाजे से लिखा है, गलत जो है वो बच्चों को लेके जाने की कोशिश करिए, लेकिन हम गलत नहीं जाएंगे, हम सब कुछ सॉल्व करके देख लेंगे, actually the vector diagram shows 3 coplanar forces acting on an object at p, the magnitude of the resultant of these 3 forces is 1 newtons, what is the direction of this resultant force, तो बोल रहा है मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है रिजल्टेंट फोर्स का, डायरेक्शन कैसा होगा, विल इट बी ए डाउनवर्ड ऐसे, बी ऐसे डाउनवर्ड, सी अपवर्ड्स और डी अपवर्ड्स, कैसे होगा, कैसे होना चाहिए, हाउ डू आई वर्क आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट, डी होगा, यस अब्दुल्ला इज करेक्ट, डी होगा, डी क्यों होगा, यू सी दिस इज 4 न्यूटन, यू सी दिस इज 3 न्यूटन, ठीक है जी, क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो एक काम कर लेते हैं, हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ही आना है ना, कोई वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो मैं इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मैं इन दोनों को मर्ज करके एक टेढ़ा बना,
ठीक है। अच्छा, जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, मर्ज कैसे करूंगा? आई कैन मर्ज देम थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? अगर मैं ये 3 न्यूटन वाला उठा के इधर ले आऊं, राइट, इफ आई डू इट लाइक दिस, अगर मैं 3 न्यूटन वाला इधर ले आऊं और फिर ये देख लूं इन दोनों का अलग से रिजल्टेंट क्या बन जाए, तो कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल अंडर रूट, क्या आ रहा है ये रिजल्टेंट? 5। दिस रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन। हमें काफी क्लियरली नजर आ रहा है, 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, 1 न्यूटन जो उन्होंने बोला था। और डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियसली जब 5 में से 4 निकालोगे थोड़ा सा इधर पार्ट बच जाएगा, जो रह गया हमारा 1 न्यूटन, राइट। सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी। ठीक है जी। In normal driving conditions, an electric car has a range of 150 kilometers. This uses all of the 200 megajoules of energy stored in its batteries. ठीक है जी, 150 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो ये 200 मेगाजूल खा जाती है जो भी इसकी बैटरी में थी। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। विद बैटरीज इनिशियली फुली चार्ज, तो इसका मतलब क्या है? इसको 200 मेगाजूल हमने डाल दिए इसके, right? We have put in 200 megajoule. The car is driven 100 kilometer in normal driving conditions. The batteries are then recharged from a household electrical supply, delivering a constant current at 13 amperes at a potential difference of 230 volts. What is the minimum time required to charge the batteries? चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर हमने सिर्फ 100 किलोमीटर चलाई है गाड़ी, तो कितना इसके अंदर एनर्जी रह गई है, कितना हमें मजीद चार्ज करना पड़ेगा। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट किए वो कितना मजीद चार्ज करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से निकाल लेंगे भाई कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कितना मजीद चार्ज करना पड़ेगा? वो बोलते हैं भाई 200 मेगा जूल लगते हैं आपको जब आप 150 किलोमीटर चलते हो। हमें निकालना है भाई हमने कितने जूल लगाए जब हम सिर्फ 100 किलोमीटर चले, कितने जूल आ रहे हैं यूनिटरी मेथड। सो दिस शुड बी वर्किंग आउट टू बी 200 into 10 to the power 6 divided by 100, oops, into 100 divided by 150। कितने आ रहे हैं? बच गए जो x 1.3 into the power 8 है। ऐसा कैसे हो सकता है? 200 into 10 power 6 into 100 divided by 150, 1.3 into the power 8 ही है। चलिए 1.3 into 10 to the power 8, मैं इसको मेगाजूल्स में जरा कन्वर्ट कर लूं। ये आ गया, छोड़ो मेगा जूल्स में क्या कन्वर्ट, ये जूल्स है। ठीक है, लेट्स जस्ट से जूल्स। अच्छा, ये क्या है? ये हैं वो जो गाड़ी में रह चुके हैं, सॉरी जो गाड़ी इस्तेमाल कर चुकी है। ये वो जूल्स हैं जो गाड़ी इस्तेमाल, भाई 200 लगते थे 150 चलने में, हमें बच गया भाई 1.3/8 लगते हैं 100 किलोमीटर चलने में। अब जरा निकाल लेते हैं बैटरी को मजीद हमने कितना और चार्ज करना होगा। मजीद हमने बैटरी को इतना चार्ज करना पड़ेगा, राइट। इतना क्यों चार्ज करना? क्योंकि इतने तो वो खा चुकी है, अब चार्ज करेंगे तो यही वापस लगाएंगे ना। इतना वो खा के अब जो भी रह गया वो उसका है ऑलरेडी, वी नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हमें ये निकालना है कि हमें कितना और चार्ज करना है, कितनी और एनर्जी डालनी है उसमें। सो वी नीड टू पुट इन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी बैक टू इनटू इट, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू पुट इन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकलती है? दैट इज वर्कड आउट थ्रू E इक्वल्स टू IVT। ठीक है, इस केस में जो करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, टाइम पूछा हुआ है, तो मैं ये वाला लगा रहा हूं। द एनर्जी दैट आई वांट इज 1.3 into 10 power 8 joules। The current that I have is 13 amperes. The potential difference that I have is 230 volts. The time is what I am looking for. Time निकाल देते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। So 1.3 into 10 power 8 divided by 13 and 230, क्या आ रहा है आंसर? We're getting B। B कैसे आ रहा है सीधा? 1.3 into power 8 divided by 13 into 230 by, अच्छा ये मन ने कन्वर्ट करके दिया है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 43,478 सेकंड्स। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है आवर्स में, तो आवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 मिनट और 60, सॉरी 60 सेकंड एक मिनट में और 60 मिनट एक घंटे में। तो डिवाइडेड बाय 60 दिस बिकम्स 12.07। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑफ आया हमारा आंसर, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने इधर शुरू में बहुत राउंडिंग ऑफ ले ली थी, तो उसकी वजह से बहुत ऑफ आया। खैर 12.4 वेरी वेरी क्लोज, इधर राउंडिंग ऑफ बहुत ले लिया। आई थिंक वी शुड हैव टेकन दैट 1.3333 का जो वैल्यू आई थी, तो 12.4 आ गया। यस, एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सिग्निफिकेंट ही ले लेते हैं, वरना ये मसला बन जाएगा थोड़ा जिंदगी का। 1.333 इधर भी, ये पता नहीं 3 है 4 है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 इधर भी ले लेते हैं। 1.3333 इंटू 10 पावर 8, और फिर इधर भी हम यही काम कर लेते हैं। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन?
1 2 3 4 5। आई होप सबको समझ में आ रहा हो, ठीक है। ओके ओके, दिस वन इज नाइस, ये अच्छा सवाल है। द डायग्राम शोज अ बॉल ऑफ वेट W hanging in equilibrium from a string. The string is at an angle of theta to the vertical. The tension in the string is T. The ball is held away from the wall by a horizontal force P from a metal rod. ठीक है नहीं? What is the relationship between the magnitudes of T, P and W? कौन सी इक्वेशन इन चारों में से करेक्ट है? एमन आप डायरेक्ट मैसेज करेंगी। एमन, मुझे लग रहा है एमन ने पेपर किया हुआ है शायद। अच्छा, तो एमन ने जो है वो करेक्ट आंसर दिया है, इट्स गोइंग टू बी सी। ठीक है जी। अक्सर बेशतर मिस्टेक क्या होगी हमसे, हम ये हमें कहेंगे अच्छा हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा होता है। नहीं, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग इन दैट केस। इसमें थीटा ये दिया हुआ है, अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूंगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये ऑपोजिट आ गया, यानी ये जो है दिस इज गोइंग टू बी टी साइन थीटा, और ये आएगा हमारे पास टी कॉस थीटा। ठीक है जी। अब नाउ व्हाट डू वी सी, अब बारी बारी देख लेते हैं। P इक्वल्स टू टी कॉस थीटा एंड W इक्वल्स टू टी साइन थीटा। नहीं, P विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा एंड W विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा। अच्छा, T इक्वल्स टू P प्लस W, ऐसा हो ही नहीं सकता। T टेढ़ा है, P ऐसा है, W ऐसा है, कैसे आपने मर्ज कर लिया इनको? T इक्वल्स टू P प्लस W। अगर तो ये एक डायरेक्शन में होता है, अगर सारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होते, अगर सारे वर्टिकल होते तो कर सकता था, ये सारे हॉरिजॉन्टल तब ये कर सकता था, अभी तो नहीं हो सकता, तो जिसके नॉट ऑल्सो बी डन। फिर दूसरा, W इक्वल्स टू P tan थीटा। W इक्वल्स टू P tan थीटा कैसे लूं? P का tan थीटा कैसे लूं, किस चीज के साथ लूं? खैर, एंड W इक्वल्स टू T cos थीटा, तो W इक्वल्स टू T cos थीटा तो सही है, दिस इज करेक्ट। W इक्वल्स टू T cos थीटा तो सही है, लेकिन इसका क्या करूं मैं? ये P tan थीटा क्या होता है? आई हैव नेवर सीन दिस। ठीक, तो बजाय इसमें अपने आप को कंप्लीट करने के, ये आंसर प्रूव करने के, ये सही तो ना हो, ये वाला देख रहे थे पहले। टी स्क्वायर विल इक्वल टू P स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। अच्छा, W नीचे की तरफ है, P कैसा है? P हॉरिजॉन्टल है, राइट। मैंने क्या बोला था, जब B इक्विलिब्रियम में होगे तो योर फोर्सेस विल फॉर्म अ वेक्टर ट्रायंगल। हमेशा वेक्टर ट्रायंगल या एक क्लोज शेप वो बनाएंगी। वेन एवर यू आर इन इक्विलिब्रियम, कोई भी तीन फोर्सेस होंगी वो मिलके एक वेक्टर ट्रायंगल हमेशा बनाएंगे। नाउ दिस इज 90 डिग्री, वी कैन क्लियरली सी टी स्क्वायर विल इक्वल्स टू W स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी वाला वो जो डी वाला है वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये सही है। A steel sphere is dropped vertically onto a horizontal metal plate. The sphere hits the plate with speed u, leaves it at speed v, and rebounds vertically to half of its original height. Ignore air resistance. Which expression gives the value of v upon u? Actually, कोई मसले की बात नहीं है। हमें क्या बोलते हैं? हमें ये बोलते हैं कि ये एक स्टील का स्फेयर था, ये नीचे कह रहा हूं ये मेरा ग्राउंड है। I dropped a steel sphere इधर, ठीक है, एक स्टील स्फेयर था जिसको मैंने एक हाइट h से, लेट्स हाइट h, उससे मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि मैंने उसको रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट। अच्छा जी, सो बेसिकली इधर इसकी वेलोसिटी मैंने इसको क्या दी थी? आई गिव इट अ वेलोसिटी ऑफ 0। अच्छा, ये नीचे गया, ये नीचे जाके प्लेट पे लगता है जाके स्पीड u के साथ। अच्छा, ये बच्चा जो है हमारे साथ नीचे जाता है और ये लगता है एट अ स्पीड ऑफ u। दिस स्पीड दैट इट हिट्स विद इज स्पीड ऑफ u। फिर क्या होता है? ये लीव करता है एट द स्पीड ऑफ v, ये यहां से लीव करता है एट द स्पीड ऑफ v। ठीक है, ये इसने लीव किया एट द स्पीड ऑफ v, और v के बाद लीव करने के बाद ये कहां तक पहुंचता है? ये पहुंचता है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट तक पहुंचता है। नाउ इट जस्ट ओनली रीचेस हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, यानी ये सिर्फ हाफ h पहुंचा है, ओनली रीच हाफ h। ठीक है, नाउ आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ये v अपॉन u जो है, इनका जरा हमें रेशियो निकाल के दे दो। ये v क्या है, ये u क्या है? गिव अस द वैल्यूज फॉर बोथ ऑफ देम। सो वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन को इक्वेट करके, यस आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? आई एम जस्ट गोइंग टू लीव दिस डायग्राम लाइक दिस। एक तरीका तो ये है, यू यूज काइनेमेटिक्स। ठीक है, यू कैन यूज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के थ्रू क्या करते हैं, ये u निकाल लेते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये, डिस्टेंस ये, फाइनल वेलोसिटी है, इधर इनिशियल वेलोसिटी ये। अब क्योंकि ये ऊपर राइज अप किया होगा तो इधर ये फाइनल में, इधर में 0 आया होगा। सो इनिशियल ये, फाइनल ये, डिस्टेंस ये निकाल सकते हैं नाम से। सो ऐसा करते हैं पहली केस के लिए, फॉर दिस केस आई एम गोइंग टू कॉल दिस केस 1। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यूज, अब क्योंकि मेरे पास वेलोसिटीज हैं, डिस्टेंसेस हैं, मैं आई एम गोइंग टू यूज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मेरे पास बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैं टाइम वाली इक्वेशन नहीं ले रहा। v स्क्वायर क्या है? दैट इज u स्क्वायर
लेट्स मेक अ कन्वेंशन डाउनवर्ड्स एज पॉजिटिव। तो वी स्क्वायर हमारी पॉजिटिव, सॉरी यू स्क्वायर हमारा पॉजिटिव चला गया, वी स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर हमारा यू स्क्वायर चला गया, ये तो था इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 एक्चुअली। देन एक्सेलरेशन वी आर इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, तो अगर हम इग्नोर कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस को, एक्सेलरेशन होगी जी डाउनवर्ड्स। जी हमारी अगर डाउनवर्ड्स है तो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन विल बी पॉजिटिव। एज क्या है, एज भी हमने डाउनवर्ड ट्रेवर्स किया था तो ये पॉजिटिव एज जाएगा। सो ये आ गया, ये यू स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 2gh। ठीक है जी। और अब कर लेते हैं दूसरी केस के लिए भी। दूसरी केस के लिए कैसे करेंगे, दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स द फाइनल वेलोसिटी, राइट। अगेन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं। वी स्क्वायर दिस इज 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर विच वाज वी स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या अभी भी डाउनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, दैट इज g। डिस्टेंस क्या है, हमने डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है, वी हैव ट्रैवल्ड दिस, हाँ वी हैव ट्रैवल्ड दिस ऊपर की तरफ, तो हम क्या लेंगे, हम इसको लेंगे माइनस हाफ एच या माइनस एच ओवर 2। ठीक है जी। लेट्स सेंड एवरीथिंग ओवर देयर, तो हमारे पास आता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh2, सॉरी माइनस 2gh2 नहीं है, माइनस 2, एक सेकेंड, 2 और 2 यहां से कैंसिल कर देते हैं, अब भेज देते हैं, तो दिस गोइंग टू बिकम, दिस गोइंग टू बिकम gh। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू वर्क आउट v अपॉन u, तो कोई मसले की बात नहीं है, v अपॉन u विल इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर का होल अंडर रूट, राइट। v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर है gh, u स्क्वायर क्या है, वो 2gh है। अब हमने इसका पूरा होल अंडर रूट लेना है, gh कैंसिल, 1/2 का होल अंडर रूट इज ये वाला 1/√2। So we have worked out this answer 1/√2। Any problem in understanding this? और किसी तरीके से कर सकते हैं, ये तो हमारी काइनेमेटिक्स वाली अप्रोच हो गई। Is there going to be any other way to do this? Energies, yes, we can also use energies। मैं कह सकता हूँ इधर ग्रेविटेशनल एनर्जी सारी इधर काइनेटिक एनर्जी बनी, और इधर की सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी बनी, राइट। So we can also use energies। So let's do how Aman has asked us। Let's use energies। अच्छा, energies क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो फिर हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें वर्क डन अगेंस्ट ड्रैग फोर्स भी लेना पड़ता है, वो हमें नहीं पता, तो वी कुड नॉट डन दैट। अच्छा, नाउ फॉर केस 1 we know that delta GPE shall equals to the delta kinetic energy। delta GPE क्या है, that is whatever the mass of this, जो भी इसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, जो भी इसकी हाइट थी mgh, देन काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इसकी बन जाएगी, जो भी हमारे पास इधर काइनेटिक एनर्जी आ गई, दैट इज हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, व्हाट डू वी सी, m और m कैंसिल, और u स्क्वायर क्या आ रहा है, u स्क्वायर आ रहा है 2gh। देन लेट्स सॉल्व फॉर द अदर केस सिनेरियो भी, अगेन उसमें भी डेल्टा GPE शैल इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब इस केस में ये गलत लिख दिया, इसको ऐसा करते हैं, उल्टा लिख लेते हैं, दिस शैल बी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा GPE, राइट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी इनपुट थी, इस केस में वो बन गई सारी की सारी ग्रेविटेशनल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी दी, हमने दी हाफ m और v स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एनर्जी हमने कितनी दी, हमने दी m g, हाइट क्या थी, हाफ h थी, सो हाफ h या h/2। अच्छा जी, मजे की बात, m दोबारा से कैंसिल, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, v स्क्वायर क्या आ गया, v स्क्वायर आ गया gh। दोबारा से u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर विल इक्वल्स टू 2gh अपॉन gh। यस सर, हाउ डू वी एस्टिमेट दैट द एनर्जीज आर कंजर्व्ड? एनर्जीज आर ऑलवेज कंजर्व्ड मेरा बच्चा, आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग। बट सर, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड एज वेल, राइट? क्या हुआ, सर, एनर्जी ट्रांसफर भी तो हो सकती है। कहाँ पे ट्रांसफर होगी, दे कैन ट्रांसफर इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। वी कौन सी हाउ वी फॉर्म। पॉसिबली शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्योरली ट्रांसफर टू जीपी? हीट में भी ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा अगर हम ऐसे बोलते हैं कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो राइट। फिर किस फॉर्म में हो रही है, इफ यू आर सेइंग कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिर कौन सी फॉर्म में होगी, बताओ। सर, हीट में हो सकती है। अच्छा, हीट में हो सकती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, GH अपॉन 2gh, ये आ गया हमारे पास 1/2, और इसका होल अंडर रूट लोगे तो 1/√2 आ जाएगा। अच्छा, नाउ हीट में इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज वी आर इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस।
कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, सो देयर कैन बी नो हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। और कोई एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है अच्छा। इसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कोई कॉर्ड वॉर्ड तो है नहीं, ठीक है। हम्म, कोई और एनर्जी, और तो कोई एनर्जी है ही नहीं कोर्स में, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो है ही नहीं ना, राइट। एनर्जी वाला चैप्टर है उसमें ये, ठीक है। एनर्जी हमेशा कंजर्व हो, राइट। सो इस केस में क्योंकि इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, आई कुड डायरेक्टली से ग्रेविटेशनल एनर्जी सारी सारी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, एंड डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी सारी सारी ग्रेविटेशनल बनेगी। अगर 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 हाँ, तो तुम्हारी बात सही थी, अगर हीट होती तो देन आई वुड हैव सेड ग्रेविटेशनल एनर्जी इधर बन रही काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क डन अगेंस्ट माय ड्रैग फोर्स, जो भी मैंने गर्माई प्रोड्यूस करी वो भी आउटपुट में चला गया, और इधर काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी बनी थी, और वो अगेन वर्क डन अगेंस्ट दी ड्रैग फोर्स, जो भी हमने इधर गर्माहट प्रोड्यूस करी। सो हाँ, उस केस में, लेकिन इस केस में आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। A car of mass 500 kg is at rest at point X on a slope. इसकी स्पीड यहाँ पे 0 है as shown. The car's brakes are released and the car rolls down the slope with its engine switched off. At point Y, the car has moved to a vertical height of 30 meter and has a speed of 11 meter per second. What is the energy dissipated by the frictional forces when the car moves from X to Y? तो I believe energy का ही सवाल है, right? तो let's work this out. अच्छा, so you have X and you have position Y. अच्छा, एक्स पे कौन कौन सी एनर्जी है? एक्स पे आई बिलीव हमारे पास सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, बिकॉज यू हैव अ स्पीड ऑफ 0, और हमने अभी तक कोई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नहीं किया। जब हमने छोड़ा तो हम यहाँ तक आए तो वी विल हैव डन सम वर्क। अच्छा, हमें क्या पता है? वी नो दैट वी मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर, क्योंकि इसकी स्पीड 11 हो गई है। जो भी डेल्टा जीबी इधर थी वो सारी काइनेटिक होगी, एंड देयरफॉर वी शुड हैव आल्सो डन सम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ से आने में फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। सो अगेन द सेम अप्रोच, एनर्जी इनपुट विल इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट। इनपुट क्या है? डेल्टा जीपीई है। सो डेल्टा जीपीई जो हमारा आउटपुट है, द मास इज 500। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट सेकंड, डेल्टा जीपीई, एक सेकंड, मुझे बहुत रोजा लग रहा है, मैंने अभी A2 को ही पढ़ा है मुझे जो है वो मोल दीजिएगा। डेल्टा जीपीई विल इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा, डेल्टा जीपीई किस तरह से निकालेंगे? दिस इज 500, मास इज 500, 9.81 फॉर जी, और वर्टिकल हाइट क्या दी हुई थी? 30 meters. Always take vertical height for delta GPE. Kinetic energy कितनी हो गई? हाफ m v स्क्वायर, 11 स्क्वायर, ठीक है। तो 11 स्क्वायर, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या बोल रहे थे? एनर्जी क्या डिसिपेट हुई है ना, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, तो मैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ही छोड़ रहा हूं। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल्स टू 500, 9.81, 30, and then subtract half 500 and then 11 square। क्या आ रहा है हमारे पास आंसर? हमारे पास आंसर आ रहा है 116900 बी। ओके, 116900 actually, so correct to 2 significant, that will become 1.2 into 1 2 3 4 5 into 10 to the power 5। so yes, as Eamon says, जो है ये हमारे पास बी हो जाएगा। इंक्लाइंड स्लोप पे हमेशा जीबीई लगेगी। नहीं अब्दुल्ला, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होती तो फिर हम डेल्टा के ई लेते पूरा, बट अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती, अच्छा बेसिकली बात सुनो, जब ऊपर से नीचे आते हो तो डेल्टा जीपी डिक्रीज करती है, इसीलिए इनपुट में जाती है। अगर मैं नीचे से ऊपर आ रहा होता, यानी मैं स्पीड को कन्वर्ट करता अपनी हाइट में, तो फिर मैं डेल्टा के ई को इनपुट लेता, राइट। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क आउट थ्रू द केस सिनेरियो, वो इस तरह से है, ठीक है। और जो हमने पढ़ी है, हमने डेल्टा जीपीई, एक काइनेटिक एनर्जी, एक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और क्या पढ़ा है हमने? हमने एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। बस 4 ही है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, यू हैव टू सी कैसा केस है, कैसा नहीं, ठीक है। जो डिक्रीज कर रही है इनपुट में रख दोगे, जो इंक्रीज कर रही है वो आउटपुट में रख दोगे, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हमेशा आउटपुट में जाएगा। लास्ट क्लास के, जब तुम्हारे साथ लास्ट क्लास हुई थी, आई डोंट रिमेंबर कौन सी क्लास थी। एन इलास्टिक मटेरियल विद यंग मॉड्यूलस ई इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस एस, Hooke's law is obeyed. What is the expression for the elastic energy stored per unit volume of the material? Elastic energy stored per unit volume. They're saying elastic potential energy per unit volume. अच्छा, elastic potential energy का फॉर्मूला क्या था? That was half FL, right? Half F delta L.
राइट, बिकॉज वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया ग्राफ था, तो हाफ एफ डेल्टा एल ये हो गया। अच्छा क्या बोल रहे हैं हमें, व्हाट इज क्वेश्चन फॉर द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ना, हाफ एफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दैट एज एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, आई कैन राइट दैट एज दैट। अच्छा अब देखना क्या है हमें, हमें डिफाइन किस में करना है, वी नीड टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड यंग मॉड्यूलस ई, ठीक है जी। अच्छा आई फील लाइक इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं, इन आंसर्स पे ट्रायल एरर करके कर लेते हैं, क्योंकि इधर से मैं अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो बहुत कंफ्यूज जाओगे, एस स्क्वायर कहां से लेके आया, ई स्क्वायर, वो भी जो भी कर रहा हूँ वो कंफ्यूज जाओगे। लेट्स जस्ट यूज ट्रायल एरर, इसको ट्रायल एरर से कर लेते हैं सबको। लेट्स चेक आउट ए क्या बन रहा है, इट इज ई अपॉन टू एस स्क्वायर, सो ई अपॉन टू एस स्क्वायर। ई क्या था, ई जो था दैट वाज एफ इंटू एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, ये था हमारा ई, देन डिवाइडेड बाय, दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय टू एस स्क्वायर, सो टू इंटू फोर्स अपॉन एरिया होल स्क्वायर एक्चुअली, सो ये बन रहा है एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल मल्टीप्लाइड बाय टू ए स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। लेट्स सी, ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये एफ कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये एरिया कैंसिल हुआ, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 2al अपॉन एफ डेल्टा एल, ठीक है। बाकी मेक श्योर करना है कि हम ऊपर लिख लेते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे आएगी, इट शुड बी हाफ एफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इज एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ, तो हम ऐसे करेंगे और ये आ गया हमारा हाफ, बाहर लिख लेते हैं ऐसे। सो बेसिकली ऐसा आना चाहिए, एफ इंटू डेल्टा एल अपॉन टू ए एल, वी शुड बी गेटिंग लाइक दिस, तो ए तो गलत नजर आ रहा है हमें, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। अच्छा आ जाते हैं किस में, बी पे आ जाते हैं, ठीक है जी। बी 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 क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है टू ई अपॉन एस स्क्वायर, टू नहीं क्या, टू ई अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, टू ई अपॉन एस स्क्वायर, थोड़ी सी देर लगेगी इस आंसर के साथ, लेट्स डू इट जल्दी से। सोर्स आ रहा है E इज एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, ये E है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन डिवाइड हो रहा है ये एस स्क्वायर से, सो डिवाइड हो रहा है एफ अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होल स्क्वायर, सो 2 इंटू एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, देन मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ए स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है जी। डी है, ओके जल्दी से कर लेते हैं, फिर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एंड वंस अगेन आई डोंट फील लाइक हमारे पास आंसर आ रहा है, अगेन टू ए एल ही आ रहा है अपॉन एफ डेल्टा एल, ये दोनों तरीकों से वही किस तरह से आ रहा है, अच्छा आई डिड दिस मिस्टेक, ये इधर हाफ में जाएगा राइट, बिकॉज दिस वाज टू, तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे इसको नीचे भेजना पड़ेगा, सही सही, ये इधर नीचे जाएगा, इधर वो आ गया ऊपर, सो एफ एंड देन डेल्टा एल, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सी भी देख लेते हैं, एस स्क्वायर अपॉन ई, हाय अल्लाह, एस स्क्वायर अपॉन ई, एस स्क्वायर फोर्स अपॉन एरिया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, तो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग एफ स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर इंटू एरिया इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन रेसिप्रोकल कर देंगे एफ इंटू एल, ठीक है जी। नाउ एरिया, ये स्क्वायर कैंसिल, एफ और ये स्क्वायर कैंसिल, क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है एफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एरिया इंटू लेंथ, ओके दिस इज रियली रियली क्लोज। मसला क्या है इस बात का, इसमें टू नहीं आया, राइट, वी डिडंट गेट दैट टू इन द डिनोमिनेटर, तो ये जो है नहीं हुआ, अगले आंसर में जा रहा है वही है, एस स्क्वायर अपॉन ई ही है, नीचे डिनोमिनेटर में टू आ रहा है, सो डेफिनेटली डेफिनेटली ये डी ही होगा, लेट्स आल्सो प्रूव दिस ऑफ, ठीक है, जाकर जल्दी से ये भी हो जाए, सो डी, सॉरी टू बोर यू गाइज, काफी लंबा एमसीक्यू लग गया ये, स्क्वायर इक्वल्स अपॉन टू ई, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ई, तो टू टाइम्स एफ इंटू डेल्टा, एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है,
and then let's see f square upon area square into area into delta L upon 2 into f into L. ठीक है जी. Area or area square, f और ये cancel, and we are finally getting our answer that is coming out to be half f into delta L upon area into length, जो हमें ऊपर चाहिए था, which we derived as that. So ये तीनों options गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, and therefore this one is correct. Actually कुछ चीजें to work off faster. ठीक है जी. Obviously what do we see is के e upon 2, अगर आप ट्राई करते हो e upon 2 s square का, ठीक है जी, e upon 2 s square का आपने वर्कआउट कर लिया, ये आ रहा आंसर. ठीक है. अच्छा, e upon 2 s square में और 2e upon s square में सिर्फ फर्क ये है कि 2 की जगह फ्लिप हुई है. तो जो पहले वाले आंसर में 2 आ रहा था, उसको फ्लिप करके देखना था बस कि वो कहां आ रहा है. ये तो मैंने लंबी वर्किंग करी. दिस इज फॉर यू हाउ यू विल बी डूइंग दिस फास्ट. इसमें देखोगे 2 सिर्फ फ्लिप हुआ है, तो जस्ट नीड टू फ्लिप द 2 फॉर द ऑप्शन बी के उसका आंसर क्या है. ठीक है. फिर हमने s स्क्वायर अपॉन e भी वर्कआउट कर लिया, चलो वो भी वर्कआउट कर लिया. नेक्स्ट वाला वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, बस उसमें 2 डिनोमिनेटर में डालना था हमने, तो हमने 2 डिनोमिनेटर में डाल दिया. सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस थिंग फास्टर. ठीक है. जरूरी नहीं आप सारे ट्रायल करो, एक कर लोगे दूसरा बी तो वैसे ही पता चल रहा है, सी को कर लोगे डी वैसे ही पता चल जाएगा. सो यू डू ट्राई टू मेक इट फास्ट. ठीक है. डोंट गो ओवर दिस होल दिस थिंग. ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग पूरी उस चीज पे. अच्छा, the graph shows the length of a spring as it is stretched by an increasing load. एक load increase कर रहा है, ये इसकी length बढ़ रही है. What is the spring constant of the spring? इसे spring constant कैसे निकालेंगे? How do I work the spring constant out like this? दुल्ला कह रहे हैं 15 minus 10 कर ले और 0.4 न्यूटन की फोर्स ले ले. यस अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई. आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? दैट इज फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, राइट? दैट इज फोर्स अपॉन एक्सटेंशन. सो अब मुझे रेशियो लेना है, तो आई जस्ट नीड टू गेट दी फोर्स तो ये आ गई, एक्सटेंशन चाहिए बस. अब एक्सटेंशन 15 नहीं डालेंगे, हमें 15 माइनस 10 करके डालनी पड़ेगी. सो लेट्स पुट दैट इन एसआई यूनिट्स का ख्याल रखेंगे. 0.4 न्यूटन में ही है, बिल्कुल सही है. एक्सटेंशन जो है वो सेंटीमीटर्स में थी, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे. 15 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. व्हाट आंसर आर वी गेटिंग? ठीक है. एंड यू कुड हैव टेकन एनी वैल्यू. 0.3 वाली फोर्स भी ले सकते, 0.2 भी ले सकते, 0.1 भी ले सकते, जो भी लेनी थी वो ले सकते थे. ठीक है. बट जस्ट मैंने 0.4 वाली ली बिकॉज दैट वाज द इजीएस्ट टू सी ओवर हियर. 8 we are getting 8 न्यूटन पर मीटर, और ये आ गया हमारा डी. एनी प्रॉब्लम्स इस वाले पेज के सवालों में? बात क्लियर हुई? लेट्स ट्राई टू वाइंड दिस अप जल्दी यार. अब अच्छा, लेट्स गो नेक्स्ट. दुल्हादी आपको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, 2 lasers emit light in a vacuum. One laser emits red light and the other emits green light. Which property of the 2 laser beams must be different? Must be, lazmi. Amplitude, frequency, intensity, speed. If one is red and one is green, must be different? What must be different? Red और green light की क्या different होगी? So how do you identify this is red, this is green? Yes, you identify because उनकी wavelength या उनकी frequency. Obviously अगर wavelength change होगी, हमने तो wavelength वाली perspective याद रखी है. Red light हमने याद रखी है, that is 780 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर. I saw this, किसी और ने लिखा हुआ था. Green light हमने याद करी हुई है, that is about 550 नैनोमीटर. So हमने तो wavelength याद करी, लेकिन क्योंकि velocity is constant, v equals to f lambda. Since your velocity is constant, आपकी दोनों फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में चेंज आएगा. अगर आपका लैम्डा बड़ा है तो आपको फ्रीक्वेंसी छोटी चाहिए टू गेट द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर आपका लैम्डा छोटा है तो यू नीड अ बिगर फ्रीक्वेंसी, राइट? सो बिटवीन दीस टू देयर लैम्डास एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट. एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी में पॉसिबिलिटी है, हाँ हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन हो सकता है, राइट? द थिंग दैट मस्ट बी डिफरेंट इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब हमें पता है एक रेड है एक ग्रीन है, दिस मस्ट बी डिफरेंट. ठीक है. अच्छा, द डायग्राम शोज द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप displaying a wave. The time base of the CRO is set at 10 milliseconds per division. What is the frequency of the wave? तो frequency of the wave क्या आ रही है हमारे पास? Are we getting a frequency? कैसे करेंगे इसको? We have to note the time period. Time period आ रहा है ये तकरीबन 4 boxes, right? So 4 boxes कितने हो गए? 10 millisecond का अगर एक box था, this is approximately 40 milliseconds, right? Approximately रहा हूँ, आंसर जो भी आगे देख लेंगे. अच्छा,
तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? दैट वाज 1 अपॉन टाइम पीरियड, so 1 upon 40 milliseconds, that's 40 into 10 power minus 3. What is the answer that we're getting? I believe it should be working out to be 825 hertz. Is it 25 hertz? Yes. So क्योंकि ये approximation थी, exact 40 नहीं थे, कुछ उससे थोड़ा सा कम आ रहा है, so the थोड़ा उससे ज्यादा आ रहा है actually, तो 24 hertz is our frequency. Actually, good question. अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा इसमें. A string is fixed at one end and the other end is attached to a vibrator. The frequency of the vibrator is slowly increased from 0. A series of stationary waves is formed. Assume that a stationary wave where there is a node at point P. यहाँ पे भी node है. And you know at the point of reflection भी हमें हमेशा node मिलता है. What are the first 5 wavelengths of this stationary waves that could be formed? अब एक तो तरीका ये है, वो जो कहाँ पे डेरिवेशन कराई थी वो फॉर्मूला रट के आ जाओ, वो आई वुड एडवाइज नहीं करो. वी कैन ऑलवेज वर्क दैट आउट. तो वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं. नाउ नोड टू नोड पहली हार्मोनिक कैसी बनती है? फॉर दैट आई टोल्ड यू कैसे करेंगे आप. ड्रॉ अ वेव, अपने रेफरेंस के लिए एक वेव बना लो एंड देन मार्क. अच्छा भाई ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, मेरा मेरा ये नोड है. दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड. ठीक है जी, ये मेरे नोड्स हैं. फर्स्ट हार्मोनिक होगी पहले नोड से पहले वाले नोड तक, राइट? फ्रॉम दिस नोड टू द फर्स्ट नोड, द फर्स्ट हार्मोनिक विल बी मेड लाइक दिस. एक लूप होगा लाइक दिस. ठीक है जी. चलिए अब ये कितना है? दिस इज क्वार्टर लैम्डा यानी हाफ लैम्डा. सो लैम्डा ओवर 2 इक्वल्स टू लेंथ. अच्छा लेट्स राइट दिस डाउन सही तरह से. सो दिस इज, आई एम गोइंग टू डू दिस रेड. फर्स्ट हार्मोनिक that is saying कि मेरा lambda over 2, right? quarter lambda lambda over 2 equals to length, so lambda equals to 2l, right? so पहली हार्मोनिक हमारी 2l आनी चाहिए. दो आंसर्स यहाँ पे हमारे पास पहले से ही गलत हो गए, वो 4l दे रहे. ठीक है. देन सेकंड हार्मोनिक कैसी होगी? सेकंड हार्मोनिक होगी इस नोड से फिर नेक्स्ट वाले नोड तक, यानी एक पूरी कंप्लीट वेव फॉर्म होगी. आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट विद ग्रीन. तो वी आर देन गेटिंग समथिंग लाइक दिस. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. दोबारा से यहाँ पे एक नोड आ रहा होगा. सो ये कैसे होगा? नाउ दिस इज ए कंप्लीट लैम्डा. सो फॉर द सेकंड हार्मोनिक जो मैंने ग्रीन से बनाई है, सेकंड हार्मोनिक, the lambda equals to length, right? Lambda is equals to length. So again we can see 2l over 3 will not give us lambda, 2l over 2 will give us lambda. हो गया प्रूफ, हमें थर्ड हार्मोनिक में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही वर्कआउट कर लिया. लेट्स ऑल्सो सिर्फ फॉर प्रैक्टिस थर्ड हार्मोनिक भी देख लेते हैं. दिस विल बी एक हार्मोनिक, फिर दूसरी हार्मोनिक, तीसरी हार्मोनिक इस नोट तक होगी, राइट? सो इट इज 1 लूप, 2 लूप्स, 3 लूप्स. आई नीड टू ड्रॉ 3 लूप्स. लेट्स ड्रॉ द 3 लूप्स. सो एक लूप, दो लूप और तीसरा लूप. थोड़ा सा एक लूप, दो लूप और तीसरा लूप. दिस इज माय थर्ड हार्मोनिक. लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड हार्मोनिक नाउ. थर्ड हार्मोनिक कैसे आएगी? नाउ दिस इज 1 कंप्लीट लैम्डा, फिर लैम्डा, क्वार्टर लैम्डा, राइट? 1 लैम्डा, क्वार्टर लैम्डा यानी 1.5 लैम्डा पूरा. 1 लैम्डा एंड देन 0.5 लैम्डास. सो 1.5 लैम्डा या फिर 3 over 2 lambda shall equals to the length L. So lambda shall equals to 2L over 3. Let's see option A सही है. 2L over 3 आ रहा है. अब हमें पता चल गया वैसे भी ट्रेंड नजर आ रहा है. पहले 2L over 1, फिर 2L over 2, फिर 2L over 3, फिर 2L over 4, 2L over 5. अगर ऑप्शंस और भी डिफरेंशिएट हो तो हम इनको बस सीधा एक प्रोपोर्ट एक पैटर्न फॉलो करके देख लेते. राइट? एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? सबको याद आया है किस तरह से करते थे? इसमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, जो लाइक आज की मी की ये दोबारा से करवा देंगे, हमें याद नहीं है. एनी प्रॉब्लम विद दिस? अब्दुल हादी बहुत चुप चुप है भाई आज. अच्छा हाँ है, क्लास में है. आकिब चला गया. आकिब डिस्कनेक्ट हो गया साइडली. अच्छा, विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? विजिबल लाइट से 1000 टाइम्स स्मॉलर किसकी वेवलेंथ है? कौन सी है विजिबल लाइट से 1000 टाइम्स स्मॉलर? Says yes, because visible light क्या थी? Visible light was 10 to the power minus 6, right? If they're saying कि हमारी 1000 times मजीद और smaller है, तो यानी 1000 times और मजीद smaller है, तो क्या बन गया ये बन गया 10 to the power minus 9. Well, 10 to the power minus 9 किसी रेंज में आता है? It came in the range of 10 to the power minus 8,
टू 10 to the power minus 10। ये किसकी थी? ये थी एक्स रेज की रेंज। सो द आंसर इज गोइंग टू बी एक्स रेज। ठीक है, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जरूर एक सवाल आएगा, वो रट्टा बेस्ड हमें याद करके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो डायग्राम शोज द apparatus फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। Sound of unknown frequency is reflected back from a metal plate. A microphone placed at a distance d from the metal plate detects the sound intensity. A minimum intensity is detected when d equals to 12 centimeter. The plate is moved further away from the microphone until the next minimum is detected with d equals to 15 centimeter. The speed of sound is this much. What is the frequency of the sound? Actually, read this question again. Tell me कौन सा concept है, किस चीज का सवाल है? The concept of stationary waves. So we are forming a stationary wave over here, right? कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ से साउंड गई है, वो रिफ्लेक्ट करके वापस से आई है और फिर दोनों सुपरपोज किया तो एक स्टेशनरी वेव यहाँ पे बन गई है। ठीक है, अच्छा अभी क्या बोलते हैं हमें ये बोलते हैं कि वी डिटेक्ट अ मिनिमम इंटेंसिटी। व्हाट डू दे मीन बाय अ मिनिमम इंटेंसिटी? स्टेशनरी वेव्स में मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ होती थी? नोड। यस, द मिनिमम इंटेंसिटी वाज एट अ नोड। और फिर वो बोलते हैं वो 15 सेंटीमीटर जाते हैं तो फिर दोबारा से नेक्स्ट मिनिमम मिलता है, यानी दोबारा से नेक्स्ट नोड तक ही गए हैं। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, सो दिस वाज ए नोड एट d इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एंड देन यू गॉट अ नोड अगेन एट विच डिस्टेंस? एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि नोड टू नोड क्या डिस्टेंस आ रहा है? वो आ रहा है 15 माइनस 12, 3 सेंटीमीटर, राइट। यू आर गेटिंग 3 सेंटीमीटर्स। नोड टू नोड डिस्टेंस क्या होता था? व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? थैंक यू। So node to node is half lambda. That means half lambda equals to node, and we know that is coming out to be a 3 centimeters. So lambda क्या आ रहा है? Lambda आ रहा है 2 into 3 into 10 to the power minus 2. That is working out to be a 6 into 10 power minus 2. That is in meters. अब निकाल लेते हैं frequency, speed of sound दी हुई है। Speed of sound v equals to f lambda. Velocity is 336. Frequency निकालनी है, lambda हमें मिल गया 6 into 10 minus 2. What is the frequency that we are getting? See, we are getting 5600 hertz. I'm going to take Misbah's answer for that. ठीक है जी, 5600 hertz हमारे पास आ रहे हैं। Actually, okay. An astronomer observes the light from a star that is moving away from the Earth. For the observed light, what has been increased due to the star's motion? Amplitude, frequency, speed, wavelength. तो ए बी सी डी कौन सा इंक्रीज हुआ होगा? यस, वेरी गुड। ये मैंने अच्छा रिवीजन किया माशाल्लाह से। अच्छा पहले तो बताओ हुआ क्या? इट इज मूविंग अवे। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज व्हेन थिंग्स मूव अवे फ्रॉम यू, व्हाट डू यू सी redshift। तो redshift के इट वाज डॉपलर इफेक्ट, राइट? दिस इज डॉपलर इफेक्ट। और रेड शिफ्ट बता दिया है तो और भी क्लियर हो गई ये बात। सो दिस इज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या कहता है? डॉपलर्स इफेक्ट कहता है कि जब मुझसे दूर जाओगे, राइट, व्हेन यू आर मूविंग अवे, सो इन द सेपरेशन वाला केस, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है? इट डिक्रीजेस। इन द सेपरेशन वाला केस योर फ्रीक्वेंसी decreases, right? तो एम्बुलेंस दूर आ जाती है, आवाज आ रही है, राइट? इट डिक्रीजेस। अच्छा, अगर मैं v इक्वल्स टू f लैम्डा लगाता हूं तो व्हाट डू वी सी? वी सी सिंस वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, क्योंकि 3 टू पावर 8 पे कांस्टेंट होती है, तो आई कैन बेसिकली से कि f इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा, एंड देन आई कैन से कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बिकॉज v इज अ कांस्टेंट। वी कैन रिमूव दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आउट ऑफ दिस ओवर हियर। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो अगर मेरा f डिक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज करना चाहिए? माय वेवलेंथ शुड इंक्रीज। तो एम्पलीट्यूड का नहीं लिखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज नहीं कर रही है, हमारी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रही है, हमारी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कीप दिस इन अ मेंटल नोट कि डॉपलर्स इफेक्ट में सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाला पर्सपेक्टिव नहीं है, उसको फ्रीक्वेंसी को लैम्डा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग दी v इक्वल्स टू f लैम्डा वाली अप्रोच। ठीक है, अच्छा मजे का क्वेश्चन। ठीक है, विल थ्रो अप अ लॉट ऑफ पीपल। The diagram shows a stationary wave at time t equals to 0 that has been set up on a string fixed between points P and S. P and S के बीच में ये string है,
ठीक है, द नोड्स ऑफ द स्टेशनरी वेव ऑकर एंड ऑन द स्ट्रिंग एट PQRS आई एम गोइंग टू मार्क दिस डाउन। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है भाई, और ये नोड है। ठीक है, अच्छा हो गया, मैंने बता दिया। पॉइंट x इज मूविंग डाउन एट t टाइम t इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट x नीचे की तरफ जा रहा था। द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग वाइब्रेट विद टाइम पीरियड t एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। द डिस्प्लेसमेंट s इज पॉजिटिव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन विद t ऑफ द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग। पॉइंट y की हमें ढूंढनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो दैट गोइंग टिल टाइम t ओवर 2 ही, ठीक है, वो सिर्फ टाइम t ओवर 2 तक जा रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस कि ये क्या होगा। नाउ यू मस्ट रिमेंबर स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे होती है और उसके हर टाइम पीरियड पे क्या क्या होगा, राइट। पूरा टाइम पीरियड t होता है, क्वार्टर क्वार्टर टाइम पीरियड से ये स्टेशनरी वेव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, राइट। नाउ इफ दिस पॉइंट x वाज बिगिनिंग टू मूव डाउनवर्ड्स एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो टाइम t इक्वल्स टू t अपॉन 4, यानी बेसिकली सेकंड लेट मी जस्ट ड्रॉ द वेव। पेनफुल, फिर ये वेव आ गई हमारी, बहुत ही गंदी बनी है, मुझसे नहीं बन रही है वेव। इसका आंसर, यस सही बोल रहे हो, दिस इज टाइम t इक्वल्स टू t अपॉन 4, राइट। क्वार्टर टाइम पीरियड में ये बिल्कुल डिस्प्लेस हो जाएगी, राइट। एंड देन फिर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर क्या होता था, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये ऊपर जाती, और फिर ये वापस फ्लैट होती, फिर ब्लू वाली, फिर रेड वाली, फिर ऊपर जाती, फिर फ्लैट होती। तो दिस इज, और क्वार्टर क्वार्टर टाइम पीरियड से सब कहानियां करेंगे। सो क्वार्टर टाइम पीरियड पे ये था, अब ऑब्वियसली ये क्वार्टर टाइम पीरियड और बाद अगर हम देखेंगे तो ये टाइम t इक्वल्स टू t ओवर 2 तक हुआ, राइट। अच्छा, नाउ व्हाट डू वी नो y जो है वो नीचे जाएगा, राइट, बिकॉज y जो है वो x के साथ फेज में था, तो मैंने इसीलिए इसका लूप डाउनवर्ड्स बनाया, क्योंकि मैंने बताया था x नीचे जा रहा है। सो y विल गो डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो जो अपवर्ड वाला ग्राफ है वो तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये, y is not at an anti node, y is not an anti at an anti node, तो वो 2 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट दिखाए, राइट। इट विल शो अ डिस्प्लेसमेंट बट समथिंग लेस देन 2 सेंटीमीटर, सो वी जस्ट वांट दैट। ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाला भी रॉन्ग, ए और बी में से चूज करना था। वी जस्ट कांट गेट द -2 एग्जैक्ट पूरी पूरी, वी नीड टू गेट समथिंग लेस देन -2 बिकॉज y is not at an anti node। Any problem with this question? And very good, Abdullah. अच्छा जी, this thing. A two-source interference experiment uses the apparatus as shown. What is the main purpose of the single slit? Single slit क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? To provide coherent light. Yes. You always use slits to make light coherent. That's all you want to do. उसके अलावा स्लिट का कोई काम नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं इधर, मजे की बात, ये दो आपके कोर्स में नहीं है। आ जाते हैं अब इधर। आई थिंक अल्मा ने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पेपर किया था। द पावर आउटपुट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज 2.4 किलोवाट्स एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट्स। द टू वायर्स बिटवीन द सप्लाई एंड अ केटल ईच हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.50 ohms as shown. What is the power supply to the kettle and what is the potential difference across the kettle? अच्छा, so this is the resistance and this is the resistance, ठीक है जी। 240 वोल्ट की सप्लाई है, 2.4 किलोवाट्स ये पावर दे रही है, ठीक है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू वर्क आउट व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, ठीक है। करंट पता चलेगा तो फिर आगे कहानी कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सीरीज में, आई विल वर्क विद करंट बिकॉज सब कुछ सीरीज में है। वोल्टेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि सब कुछ पैरेलल में नहीं है। अच्छा, सब कुछ सीरीज में है तो करंट कैसे निकलेगा? आई नो दैट पावर इक्वल्स टू आई वी। अगर ये पावर सप्लाई जो है वो 2.4 किलोवाट्स दे रही है, यानी 2.4 इंटू 10⁻³ दे रही है, या फिर इसको लिख लो 2400 दे रही है, तो करंट आ गया, वोल्टेज हमें दिया हुआ है 240, आई गेट माई करंट एज 10 एम्पियर्स, यानी बेसिकली इन द होल सर्किट 10 एम्पियर्स फ्लो। अच्छा जी, कोई मसले की बात नहीं है। 10 एम्पियर्स अगर फ्लो कर रहे हैं पूरे सर्किट में, तो अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूं कि इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या आ रहा है, क्योंकि बिकॉज देखो आई डोंट हैव द रेजिस्टेंस ओवर हियर, ये क्या है? अगर ये होती तो मैं करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेता, राइट, और फिर वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करके मैं पावर निकाल लेता, लेकिन मुझे वो नहीं दिया। आई डोंट हैव एनीथिंग अबाउट दिस कैटल, तो वी विल वर्क आउट एवरीथिंग दैट इज एक्सेप्ट फॉर दिस कैटल। रेजिस्टेंस दी है 0.5। अब अगर 0.5 में 10 एम्पियर फ्लो करते हैं, तो व्हाट इज द वोल्टेज दैट वी आर गोइंग टू गेट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस?
V equals to IR, V equals to 10 into 0.5, that's working out to be 5 volts, यानी इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। ये कैटल में से गया, फिर अगेन इस रेजिस्टेंस में से ड्रॉप करेगा, तो रेजिस्टेंस में से क्या ड्रॉप करेगा, अगेन ये वही कैलकुलेशन बनेगी, तो अगेन मुझे 5 वोल्ट क्या करने पड़ेंगे, इधर ड्रॉप करने पड़ेंगे, राइट। सो 5 वोल्ट ड्रॉप है इस तार के ऊपर, 5 वोल्ट ड्रॉप है इस तार के ऊपर, टोटल ड्रॉप क्या है, वो है 10 वोल्ट का अक्रॉस दी वायर्स, राइट। क्योंकि ये सप्लाई दे रही है वोल्टेज, राइट, द सम ऑफ ईएमएफ्स, द सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। 240 वोल्ट अगर ये दे रही है, 5 वोल्ट इस पे, 5 वोल्ट इस पे, 240 में से 5 निकाल दो, 235, 230 में से 5 निकाल दो, 230, तो उसका मतलब क्या हुआ, 230 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। डू नॉट राइट 235 ओवर हियर, द वोल्टेज मस्ट रिमेन कांस्टेंट इन द सर्किट, राइट। तो जो जो ड्रॉप्स हो रहे होंगे, ऑब्वियसली ये 5 पहले ड्रॉप होता है, फिर 230 करता है, फिर 5 बाद में ड्रॉप हो जाता है, उसका मसला नहीं है, राइट। जस्ट मेक श्योर कि आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहे, you need to make sure, ठीक है। so 230 volt is the power, is the voltage over here। पावर निकालनी होगी तो पावर कैसे निकलती है, IV से निकाल लो, क्या जा रहा है हमारा, I हमें दिया हुआ था 10 एम्पेयर, क्यों, बिकॉज सब कुछ सीरीज में है तो 10 एम्पेयर इसमें भी जाएगा, वोल्टेज क्या है इसका 230 है, so we get 2.3, which graph shows the variation of voltage V with current I of a semiconductor diode। ये क्या चीटिंग है, जो मैं सोचता हूँ बच्चों को नहीं आने वाला वो सब बच्चे सब बिल्कुल बिल्कुल सही बोलते हैं, वेरी गुड माशाल्लाह से। सो यस, सेमीकंडक्टर डायोड में हमने क्या देखा था, हमने देखा था उसका आई वी ग्राफ, ठीक है जी, वो ग्राफ्स याद करने हैं आप लोगों ने, आई वी ग्राफ देखा था, हमने देखा था जब पॉजिटिव में आ जाते हो तो फिर ये कंडक्ट करना शुरू करता है, और फिर वैसे ये जीरो होता है, कहीं बहुत बड़े उस वोल्टेज पे जाके, बहुत बड़े वोल्टेज पे जाके फिर ये डिके करता है, राइट। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज लाइक कभी भी कंडक्ट नहीं करता। अच्छा, तो इट इंक्रीजेज टूवर्ड्स आई, राइट, इट इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स आई, सो वी वांट दैट ग्राफ जिसमें वो आई की तरफ इंक्रीज कर रहा है, इसमें इट इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स बी, इसमें ये उल्टा जा रहा है ग्राफ फॉर सम रीजन, और इसमें भी ये सब उल्टे हैं, राइट। व्हाट डू वी वांट दिस थिंग टू बेंड टुवर्ड्स आई, इंक्रीज एंड बेंड टुवर्ड्स आई, दिस इज गोइंग टू बी this graph B, ठीक है। four different resistors are arranged as shown, a current of 1.5 amperes enters the network at junction X and leads to the junction Y। what is the current in the resistor of resistance 30 ohms? 1.5 amperes यहां से आ रहा है and then 1.5 amperes यहां से जाता भी है, तो what is the current in this 30 ohm resistor? करंट वर्किंग इसकी, अच्छा व्हाट डू आई सी दैट इफ आई एम गोइंग टू, क्योंकि टेढ़े मेढ़े में आई सी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मेक दिस सीधा, इसको सीधा करो, ठीक है, सीधा कर लेते हैं भाई। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये दिस इज अ 70 ओम रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज ए 70 ओम रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई के बीच में, ये एक्स है ये वाई, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या बताई उन्होंने, बताया भाई ये 1.5 एम्पेयर आ रहे हैं आपके यहाँ से, कोई मसले की बात नहीं है, अच्छा वो आपने बता दिया 1.5 एम्पेयर आ रहे हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, फिर यहाँ x और y के बीच में ये तीन रेजिस्टर सीरीज में लगे, राइट, दे आर पुट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, आई होप यू कैन सी दैट, एक डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और एक डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ये तीन सीरीज में, ये उनके साथ पैरेलल लगा हुआ था। सो बेसिकली इट्स लाइक हैविंग अनदर रेजिस्टर of how much, let's calculate that out, it's basically like having ऊपर वाला resistor of 70 ohms, नीचे वाला 50 plus 30 80, 80 plus 60 140 ohms का, right। so it's like having two resistances like this, right? let's find out what is the voltage on this पूरा combination, right, क्योंकि parallel में है तो voltage वर्कआउट कर लेते हैं। Let's use that, we know 70 ohm और 140 ohm है, इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस का पता भी है, करंट क्या जा रहा है सर्किट में, तो ढूंढ लेते हैं। V will equals to I which is 1.5, और रेजिस्टेंस क्या है इन दोनों की इफेक्टिव, सिंस दे आर बोथ इन पैरेलल, तो 1/70 plus 1/140 and then answer whole inverse, what are we getting as V? really 70 volts, 46.7, क्या हो गया भाई, एक सेकंड, 1.5 into 1/70 plus 1/40, answer whole inverse 70, you're getting 70, wow, getting a huge जो है। अच्छा, रेजिस्टेंस बोल रही थी मिसबा, ठीक है जी, 70 वोल्ट्स आ रहे हैं, दैट्स अ ह्यूज वोल्टेज भाई, 70 वोल्ट्स हैं ये, ठीक है जी। अच्छा, अब व्हाट डू आई नीड टू डू, मुझे पता है ये अगर 70 वोल्ट्स आ रहे हैं, लेट्स जस्ट राइट दिस डाउन दोबारा से, 70 वोल्ट्स ये आ रहे हैं,
सो व्हाट डू आई नो एक्स वाई के अक्रॉस 70 वोल्ट है, यानी 70 ओम रजिस्टर भी 70 वोल्ट है, 140 ओम वाले रजिस्टर में भी 70 वोल्ट्स है. नाउ आई नो 70 वोल्ट्स, आई नो द रेजिस्टेंस, लेट्स वर्क आउट व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच. सो V इक्वल्स टू आई आर, दोबारा से लगाते हैं. I विल इक्वल्स टू V अपॉन R. V क्या है? V जो है वो 70 है, नीचे वाला रजिस्टर 140 का था. आंसर क्या आया? आंसर आया 0.5 एम्पियर्स. सो बेसिकली नीचे जो है वो 0.5 एम्पियर्स जाते हैं, 1.5 माइनस 0.5 1 एम्पियर्स ऊपर जाते हैं, राइट. अब वो 0.5 एम्पियर्स इन तीनों रजिस्टर्स में फ्लो करेंगे, इसमें से 1 एम्पियर जाएगा. सो द आंसर इज गोइंग टू बी B, राइट. एनी प्रॉब्लम्स? क्लियर हुआ क्वेश्चन? आई होप क्लियर हुआ हो. लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा. वी डिड दिस इन क्लास पहले, कभी किसी वक्त में किया था, याद नहीं कब किया था. अ सेल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्राइव्स अ करंट I थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर of resistance R. The terminal potential difference TD across the cell is V. When the internal resistance of the cell increases, what is the effect on V and on I? So क्या इफेक्ट होगा अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं? A. Okay, good. You all are saying A. So yes. When you're going to increase the internal resistance, तो क्या होगा? पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेट्स राइट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, राइट, बिकॉज दोनों सीरीज में है तो वो भी इंक्रीज करेगी. उसकी वजह से क्या होगा? करंट में हिंड्रेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, तो करंट डिक्रीज करेगा. तो जो पूरे सर्किट में करंट है दैट इज बाउंड टू डिक्रीज बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है. सो द करंट इज डिक्रीजिंग आइदर A और C. दूसरी बात, वोल्टेज V. आई कैन गिव वोल्टेज V बाय IR, राइट. इस केस में IR क्यों ले रहा हूं? व्हाई? बिकॉज दिस R इज कांस्टेंट. तो मैं R को कांस्टेंट पोटेंशियलिटी एज हटा के, बिकॉज दिस वोल्टेज इज अक्रॉस दीस टू पॉइंट्स, राइट. दिस इज द सेम पॉइंट्स अक्रॉस द बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. आई एम टेकिंग दिस अप्रोच. अब मुझे क्या पता है? V इक्वल्स टू IR. R तो कांस्टेंट है, this thing is constant. So what do I see? I see V becomes directly proportional to I, and therefore if I is decreasing, then my terminal voltage must also be decreasing. So the answer is going to be A. V दोबारा एक्सप्लेन, अच्छा V दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं. what do you see मिस भाई? ये वोल्टेज V जो है ये बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस भी होगा, राइट. एंड सिमिलरली इट इज द वोल्टेज दैट अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर R एज वेल, है ना. R के अक्रॉस भी है ना, वही वोल्टेज है ना. द वोल्टेज V इज इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी और R के अक्रॉस भी, राइट. कैन आई से दैट? ऐसा हो सकता है. यस. अच्छा, अब नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग V इक्वल्स टू E माइनस IR वाली अप्रोच, डिग्री कि मैं ये लेता और फिर मैं इसमें देखता, अच्छा मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, मेरी करंट डिक्रीज कर रही है, मुझे पता नहीं चलेगा मेरा V के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज मैं कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल मैं हटा नहीं सकता. सो आई एम नॉट टेकिंग दिस अप्रोच. आई एम जस्ट गोइंग टू से यार ये नहीं करते. लेट्स डू दिस. लेट्स जस्ट डू V इक्वल्स टू IR, राइट. मैं इस वाले बड़े वाले बाहर वाले रजिस्टर की ओर बात कर रहा हूँ, राइट. सो व्हाट डू आई सी? V इक्वल्स टू IR इस पे लगेगा. R इसका कांस्टेंट है, राइट. इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. दिस डिड नॉट चेंज. सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस इंक्रीज करी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस चेंज नहीं करी है. सो आई एम सेइंग दिस इज कांस्टेंट. इसको हटा दिया, V बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट. हमने थोड़ी देर पहले क्या वर्कआउट किया था? करंट डिक्रीज कर रहा है सर्किट में बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो जब करंट डिक्रीज कर रहा है सर्किट में तो वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा. देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली ये टर्मिनल वोल्टेज भी व्हिच इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R विल आल्सो डिक्रीज. ओके, इस पेपर में इलेक्ट्रिसिटी वाला अच्छे हैं. इन द सर्किट शोन द बैटरीज आर आइडेंटिकल एंड ऑल हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. All of the resistors have the same resistance. The diodes have zero resistance when conducting and infinite resistance when not conducting. In which circuit is the current in the battery greatest? So, किस सर्किट में करंट सबसे बड़ा होगा? अच्छा, करंट किस सर्किट में बड़ा होगा पहले तो ये बताओ. I think it would be सबसे बड़ा in the least resistance, when you have the least amount of resistance. So we want to be finding out what? We want to be finding out के किस सर्किट में लीस्ट रेजिस्टेंस है, राइट. सो लेट्स डू दैट. अच्छा, ये भी रजिस्टर R है, 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 ये भी रजिस्टर R है एंड ये भी रजिस्टर R है. ओके, ना सबसे पहला देखते हैं. करंट आया यहां से, रजिस्टर में से गुजरेगा और फिर इस डायोड की एरो वाली डायरेक्शन में से भी जा रहा है, सो इसमें से भी चल जाएगा. इट विल गो थ्रू दिस एज वेल
एंड देन पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में भी जाएगा एंड विल गो टू दिस. अच्छा, सो बेसिकली ये ऐसा है कि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, राइट. डायोड इज जस्ट लाइक एक वेल्व है. वो अगर कंडक्ट करता तो ऐसा है बिल्कुल जैसे यहाँ पे तार लगी होगी. अगर ये कंडक्टिंग में है तो इट्स लाइक जस्ट एज इफ इट वाज जस्ट अ वायर ओवर हियर. अगर नॉन कंडक्टिंग में अगर इसके गेट पे आके लग रहा होता तो इट्स लाइक वहां पे सर्किट खुला हुआ है, टूटा हुआ है, वहां से जा ही नहीं सकता करंट. ठीक है, दैट्स व्हाट वी गोइंग टू सी. हमें नजर आ रहा है करंट जब इधर से आएगा रेजिस्टेंस जाएगा तो डायोड में से पास थ्रू कर जाएगा. एक ये है और एक ये है. सो वी कैन सी बोथ ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल. द आर इफेक्टिव विल बिकम, what will that become? That shall become r over 2, right? You can do 1 upon r plus 1 upon r whole inverse, 1 upon 1 plus 1 upon 1 whole inverse कर लो, r over 2 आ जाएगा आंसर. ठीक है जी. अब आ जाते हैं इस पे. करंट जाएगा इधर से, इसमें से गया, डायोड की डायरेक्शन सही है उसमें भी चलाएगा, फिर इधर गया, फिर इसमें भी सब चलाएगा और इधर से भी आके वापस चलेगा, राइट. अब कैसा है, दिस इज लाइक टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. ठीक है, एक ही करंट का पाथ फ्लो है. सो टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, सो इसकी आर इफेक्टिव क्या हो गई, वो हो गई 2r, राइट, r प्लस r. लेट्स सी दिस वन. ये करंट आएगा चला जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है. इधर करंट आएगा नहीं जा पाएगा, इसकी गेट पे आके लग जाएगा. करंट ओनली पासेस थ्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. सो इस वाली में नहीं जा पाएगा करंट. सो इट्स बेसिकली लाइक ये वाली ब्रांच है ही नहीं. दिस इज लाइक यहां से कंडक्ट कर ही नहीं सकता. इट्स लाइक अ ओपन सर्किट ओवर हियर, सिर्फ यही है सर्किट. तो बेसिकली आर इफेक्टिव क्या है, वी कैन सी हमारी आर इफेक्टिव जो है वो क्या रह गई, सिर्फ और सिर्फ आर रह गई है. एंड लेट्स डू दिस वन एज वेल. करंट आया यहां से, इसमें चल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है. करंट आएगा यहां से, इसमें जाएगा, ओ शिट गेट में आके लग गया, नहीं जा सकता. सो दिस विल आल्सो नॉट बी कंडक्टिंग. ये वाली ब्रांच भी एज इज एज गुड एज नथिंग, ये ओपन सर्किट है. सो अगेन व्हाट डू वी सी आर इफेक्टिव एज आर, राइट. सबको समझ में आया. देन व्हिच आंसर शुड आई बी टेकिंग, ए बी सी डी? लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई थिंक इट्स ए में, right? So B is also wrong, C is also wrong, D is also right. सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें. मुझे लग रहा है a thermistor is an electrical component with a resistance that varies with temperature. You know कैसे vary करता है, you should remember this. A thermistor T is used in a fire alarm system. The alarm is triggered when the potential difference between X and Y is 4.5 volts. X and Y के across 4.5 वोल्ट्स होते हैं तो ये अलार्म ट्रिगर होता है. ठीक है जी. एक्चुअली 12 वोल्ट से सिस्टम चल रहा है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ टी व्हेन द अलार्म इज ट्रिगर्ड? हाउ डू वी वर्क आउट द रेजिस्टेंस ऑफ टी? आई बिलीव वी नीड द वोल्टेज एंड द करंट. वो मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस निकल आएगी, राइट. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स द वोल्टेज एंड करंट ऑन द थर्मिस्टर. व्हाट डू यू थिंक इज द वोल्टेज ऑन द थर्मिस्टर? बिकॉज अगर 4.5 वोल्ट्स ये ले रहा है, सो 7.5 वोल्ट्स थर्मिस्टर लेगा, राइट, ताकि हमारा 12 वोल्ट इक्वल आए. सो दिस विल बी, make this one big, 12 minus 4.5, right? This will be 12 minus 4.5 because the voltage drop must be equal to the voltage producing source. So अगर 4.5 इधर, उधर 12 minus 4.5, ये हो गया इसका वोल्टेज. करंट कैसे निकालेंगे इन द सर्किट? 0.08 करंट. आई बिलीव मिसबा ने ऐसे किया, उन्होंने लगाया V इक्वल्स टू IR. उन्होंने कहा कि मुझे इसका वोल्टेज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, आई कैन वर्क आउट इसमें करंट कितना है. एंड बिकॉज एवरीथिंग इज इन सीरीज, तो जो करंट इसमें जा रहा है वो सब में भी करंट वही होगा. सो V इज 12, I is unknown, resistance is 150. So 12 over 150, I am assuming मिसबा ने आंसर सही निकाला है, तो that is coming out to be a 0.08. 0.08 amperes. 0.08 amperes as my current, right? And then let's work out the resistance. तो resistance कैसे आएगी? Again V equals to IR. We know the voltage of this now. This is 7.5. करंट क्या था वो हमने निकाल लिया, 0.08. and resistance R. Let's find out what's the resistance R. 7.5 divided by 0.08. मिसबा कह रही है 90 ओम आ रहा है. इज इट कमिंग आउट टू बी 90 ohms? 7.5 divided by 0.8. Not exactly. 7.5 divided by 0.08. 93.75. Yeah, 93.75. ठीक है. We're getting a 93.75.
93.75 ohms. And so it's going to be this answer over here. Perfect. Actually, लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए आई बिलीव. नहीं, इधर कुछ मिस्टेक हुई है. ये 0.08 नहीं है करंट. I want you guys to calculate this again. Oh, my bad. I'm such a big idiot. I'm such a big idiot. एक मिनट, sorry, मुझसे मिस्टेक हो गई. Yes, my mistake. My bad, my bad. 12 वोल्ट नहीं था, हमें 4.5 वोल्ट इसका वोल्टेज देना था. जल्दी में मैंने 12 वोल्ट लिख दिया. So 150 and the current is going to be working out to be 0.03 amperes. Yes, 4.5 divided by 150, so 0.03 amperes. My bad. जल्दी में मुझसे मिस्टेक हुई. And this will be 0.03 and 0.03 and 250 exact तो नहीं आ रहा होगा खैर. 250 ohms approximately we're getting that. So this shall be C. Right. My bad, मुझसे गलती हो गई. I just गलती से took 12 for some reason, for some unknown reason. पता नहीं क्यों. Actually, okay. In the alpha scattering experiment, a beam of alpha particles is aimed at a thin gold foil. Most of the alpha particles go straight through or are deflected by a small angle. A very small proportion of are deflected more than 90 degrees, effectively rebounding towards the source of the alpha particles. Which conclusion about the structure of atoms cannot be drawn from this experiment alone? तो कौन सी ऐसी है which cannot be drawn from the experiment, जो इस experiment से हम नहीं निकाल सकते conclusion, वो कौन सी है? C. Very good. You cannot work out न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. हमें पता है न्यूक्लियस में मास है और न्यूक्लियस में जो मास है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. वी डोंट नो इफ इट्स मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाय दिस एक्सपेरिमेंट. उसके आगे हमने और चीजें करी हैं, तब हमें पता चला. So this is the wrong option. Most of the atom is empty space. ये हम conclude कर सकते हैं. Most of the mass is atom concentrated at the center. Yes. And nucleus is charged. Yes. We can't make this assumption. So C is wrong. Actually, radon 211, francium 210, and radium 212 are 3 nuclides. How many neutrons does each nuclide have in its nucleus? I feel like exam CI वाले थक गए सवाल बना के. 211 minus 86. Francium 210 minus 87 and radium is 212 minus 88. So answer हमें दिया है B. So that means ये 125 आ रहा है, ये 123 आ रहा है, ये 124 आ रहा है. ठीक है. So that's that. लग भी रहा है 125. हाँ सही है. 86. ठीक है. Acha. Then last question for today. A neutron is composed of 1 up quark and 2 down quarks. When the neutron decays to a proton, there is beta minus emission. What is the change in quark structure of the neutron due to the beta minus emission? So which equation for the beta minus decay is correct? B, right? So it was down to an up quark. Down quark was 1/3 mu. This was minus 1/3 E. This was 1/3 mu. This was plus 2/3 E. And now we need to balance the equation. So beta minus लाना पड़ेगा 0 minus 1 E का. Then matter particle तो antimatter particle भी produce करना पड़ेगा 0 0 का. And then eventually you also have some gamma radiation जो इधर नहीं लिखी हुई. No problem, कोई बात नहीं. And that is that. So this is the whole equation. This is your complete paper, summer 18 question paper.